रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। मैसेज मैसेज अगर मिल जाए तो एक बार बता दो सर। होगा स्टार्टेड जी। ना? ओके सर, ओके। अच्छा, तो करेंटली इक्विटी डेरिवेटिव का जो क्लास हम लोग अभी ले रहे हैं ना सर, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तो कुछ दिन हम लोग स्किप किए हैं, फिर से आएंगे। स्ट्रैटेजी बिल्डअप वगैरह में बात तो चलेगा सर। जिन लोगों का ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक्स कंप्लीट है, ऑप्शंस ग्रीक का भी आइडिया हो चुका है, उनको स्ट्रेटेजी को लेके बड़ा चिंता है। बिकॉज ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो जिसके ऊपर बेस करके ऑप्शन ट्रेडर अपना करियर बनाता है ट्रेडिंग में। सो स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, बट अभी और भी आइडिया लेना बाकी है। तो स्ट्रेटेजी में कुछ क्लास के लिए क्या किया सर, स्किप किया क्यों? क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेटेजी रिलेटेड सवाल होता है, बट उतना भी नहीं है। मैंने जो एनआईएसएम का जो इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो, तो बीच में थोड़ा सा मैं एग्जाम प्रिपरेशन टाइप में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस वगैरह होता है, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज वगैरह का जो नियम कानून है सर, ठीक है, तो जो थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो जरूर लगता होगा, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा नियम बना के रखा है, इतना इतना लिमिटेशन दे के रखा है। तो इन दैट केस आपको क्या है सर, थोड़ा सा मार्केट रूल्स रेगुलेशंस के साथ कनेक्ट होना पड़ रहा है। सो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अगर आप मार्केट को समझते हो, मार्केट को जानते हो, तो फिर आप लोगों को रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने के बाद ना आप समझ जाओगे कि ठीक है, कि इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके ऊपर बेस करके ये पूरा मार्केट को चला जाता है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली उसी पॉइंट पे मैं एक बार सिलेबस शेयर करता हूँ। एक बार मैं सिलेबस शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है सर, एक बार मुझे बताओ ना। हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर जो प्रैक्टिकल एरिया था, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने रिसेंट पास्ट में एक बार कवर किया, मैं फिर से न्यू बैच में स्टार्ट करूंगा। तो डोंट वरी सर, चिंता मत करना जिनका भी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये जो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग है, या फिर इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, दीज आर द प्रैक्टिकल पार्ट। दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। माने ट्रेडर बनने के लिए आपको बेसिकली ये नॉलेज का पूरा डिटेल्स चाहिए सर, और इसमें मैक्सिमम टाइम लग जाता है। इसी में मैक्सिमम टाइम इसलिए लग जाता है बिकॉज एक ट्रेडर बनने के नाते आप अगर ये सब नहीं जानोगे खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए माने एज ए ट्रेडर, ठीक है, या फिर जब आप मार्केट को रिप्रेजेंट करते हो, माने आपका ब्रोकिंग फार्म को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तब आप क्या बन जाओगे मार्केट मार्केट एक्सपर्ट, ठीक है, इक्विटी डीलर। आप अपने ब्रोकिंग फार्म की तरफ से क्लाइंट को हैंडल करोगे। तो फ्रॉम बोथ दी पर्सपेक्टिव, और आगे आगे आप लोग रिसर्चर भी बन जाओगे सर। समय के साथ साथ मार्केट में जितना समय बिताओगे, आप लोग बेसिकली एडवाइजर के रोल या फिर रिसर्च एनालिस्ट का रोल भी अभी अभी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज पे। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आप लोग एज ए रिसर्च होल्डर भी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर पाओगे, और रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम भी आता है, वो भी होता है। सो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इतना है कि अगर आप खुद के लिए मार्केट में हो या फिर क्लाइंट चाहिए, तो जो मैंने रिसेंट पास्ट में काफी डिटेल्स में कवर अप किया, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर किसी का फ्यूचर वगैरह बाकी है ना, जो पहले थोड़ा सा नहीं हो पाया था, वो लोग फिर से मैं फ्यूचर का क्लास स्टार्ट करूंगा, तो वो फ्यूचर को मतलब डेरिवेटिव का एकदम बेसिक्स है, वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, सर अभी फिर क्या चल रहा है सर? अभी मैं जैसे आपको रिसेंटली लास्ट वीक, अगर मुझे याद है, ये भी थियोरेटिकल एरिया है बेसिकली, सब रूल्स रेगुलेशंस का एरिया है, कि जो ट्रेडिंग सिस्टम चलता है, ठीक है, ये ट्रेडिंग सिस्टम रिगार्डिंग एक्सचेंज का क्या नियम वगैरह है, ठीक है, वो मैंने लास्ट वीक थोड़ा बताया, फिर से ट्रेडिंग सिस्टम में बात हो जाएगा। तो पॉइंट है कि अभी मैं आपको मेनली बात करने जा रहा हूँ सर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वगैरह में, ठीक है, जो आज मैं न्यूली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किसके बारे में बात करूंगा सर? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो जिनको मार्केट का पूरा आइडिया है उनको समझने में ज्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, जिनको मार्केट का हल्का फुल्का आइडिया है, या स्पेशली ऑप्शंस का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ सर, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलेटेड थोड़ा सेटलमेंट प्रोसेस का ना आइडिया दे के ही मैं थ्योरेटिकल पार्ट में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैंने ये जो क्लियरिंग सेटलमेंट का जो सिस्टम एरिया है, और मैंने बेसिकली सर ये क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सिंपल अगर कहा जाए,
जैसे सर हर कॉइन का एक हेड साइड होता है और एक टेल साइड होता है ना। अगर आप कॉइन देखोगे तो कॉइन में आपको एक हेड साइड मिलेगा, एक टेल साइड मिलेगा। तो मैंने बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना कि एक दूसरा पहलू होता है। अब पहलू मैंने सर पहलू मैंने बस इतना कहना चाहूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस है, एक होता है सिस्टम के एंड से और एक होता है इन्वेस्टर के एंड से। तो इन्वेस्टर के एंड से जो कॉन्सेप्ट है, मैंने एज एन ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, आप लोग अपने बारे में सोचते हो। बात को समझे सर, अपने बारे में मैंने अपना प्रॉफिट लॉस, अपना सेटलमेंट, है ना। जैसे संपत कभी कभी मुझे कॉल करता है, सर मैंने ना ये लिया था, मेरे को नेगेटिव दिख रहा है या पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ संपत तय तो है सर डेबिट होगा कि हाँ এখন আর নিচ্ছিস না ओके सो ठीक है सर, ठीक है सर, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, उस समय के साथ साथ सीख जाओगे सर। लेकिन पॉइंट है कि ये जो आप लोग कंसर्न हो जाते हो ना, एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर्स आपके बीच में ये कंसर्न आना नॉर्मल है। लेकिन आप ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हो, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब आपका जो चिंता है, ये लाखों करोड़ों इन्वेस्टर का या ट्रेडर का चिंता है कि भाई मैं शेयर परचेज किया, बाई किया, सेल किया, शॉर्ट किया, ठीक है, पुट लिया, कॉल लिया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, ठीक है, कॉल बाई किया, पुट बाई किया, ठीक है, ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ या फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैश मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ सर, नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल मार्केट माने कैश मार्केट, मैं डेरिवेटिव का बात कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी आपको चिंता होता है, ठीक है, कि सर इसमें सेटलमेंट कैसे होगा। तो एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपके उल्टा साइड में कौन है, ठीक है, मतलब उस पार कौन है। आप तो मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो आप तो एज ए इन्वेस्टर कर रहे हो, लेकिन आपके ऑपोजिट में कौन है। अब यहीं पर एक चीज है सर, आप लोग जो लोग एनआईएसएम क्लियर करके मार्केट का बॉस बनने जा रहे हो, ठीक है, तो मार्केट के बॉस बनने के नाते आप किसके बिहाफ में काम कर रहे हो, इन्वेस्टर के बिहाफ में कि मार्केट के बिहाफ में। माने मार्केट माने जैसे सेबी हो गया, ठीक है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, क्या नाम था, सीसीआई, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में लास्ट दिन थोड़ा बता रहा था कि नहीं बता रहा था, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा था, ठीक है। आप चाहो तो इनका काम डिटेल्स में नॉलेज गैदर कर सकते हो। तो ये है सर इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है। और इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है मार्केट में, इन्वेस्टर्स का सारा जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसको सेटलमेंट वगैरह करना, ठीक है। बिकॉज सारा काम इनके थ्रू से होता है, लेकिन ये अकेला नहीं करता है, इनको भी साइड बाय साइड और भी लोगों का जरूरत होता है, ठीक है, बट मेनली यही है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल्स रेगुलेशन यही सेट करते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का ही एक एंटिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट रेट्स के ऊपर कुछ डेटा है यहाँ पर, डेरिवेटिव मार्केट मेनली जितना सारा डेरिवेटिव चलता है ना, ठीक है, वो सारे डेरिवेटिव्स में यही काम करते हैं। और भी चीजें हैं, फॉरेक्स सेटलमेंट, हाइब्रिड रेपो, ठीक है, सिक्योरिटीज, कोलैटरल फंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारा काम है, मैंने सर ह्यूज एरिया सर, ठीक है। इवन अगर आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट्स बन जाते हो, जो लोग सीए में भी पढ़ रहा है, साथ में स्टॉक मार्केट वगैरह नॉलेज भी ले रहे हैं, मार्केट में काम भी करेगा, आगे आगे आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी मौका मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको ही तो नॉलेज होता है ना इस लेवल का। तो फिर आप लोग आगे जाके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट समय लगेगा, और समय के साथ साथ डेडिकेशन के साथ सीखना भी पड़ेगा। वैसे मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में विजिट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जाते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं सर, इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना, करेंसी डेरिवेटिव्स है, नॉर्मल जो हम लोग टेक्निक माने मार्केट का डेली अप डाउन, जो अगर आप इस तरह से देखो, अगर आप ये जो मार्केट है, ठीक है, जो अभी निफ्टी देख रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली क्या है, ये स्पॉट मार्केट है, ठीक है, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट जो बोलो आप, ठीक है। अगर आपको स्टॉक लेना है, यहाँ से परचेस करना है, तो आप यहाँ से जाते हो, कोई स्टॉक उठाते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लेते हो। सो कहने का मतलब है, लेकिन यही चीज अगर आप निफ्टी में ही मैं बात करूँ कि निफ्टी में अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीईसी बोल के जितना सारा है, या फिर पुट पी बोल के भी दिखेगा, ठीक है, ये देखो पी बोल के भी सारा दिख रहा है ना, तो पुट ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस है। अब ये भी सिमिलरली
बाई सेल कर सकते हो। लेकिन इसका बाई सेल के पीछे का कहानी और कैश मार्केट का बाई सेल का पीछे का कहानी सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। इसमें एक अलग लेवल का मार्जिन का कॉन्सेप्ट चलता है, इनका सेटलमेंट होता है, फिजिकल सेटलमेंट होता है, कैश सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब नियम कानून है सर, ठीक है, कि किसका फिजिकल सेटलमेंट मैंडेटरी पहले नहीं था, अभी हो गया है। जैसे स्टॉक का फिजिकल सेटलमेंट अभी मैंडेटरी हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ सर कि फिजिकल सेटलमेंट क्या है, ठीक है, कैश सेटलमेंट क्या है, और उसको क्लियरिंग कैसे किया जाता है बैकग्राउंड से। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आपके साथ बातचीत करूंगा। आप लोग बात समझ रहे हो ना? कुछ नहीं है, बस सिंपल सा बात है कि आज अगर किसी को लगता है कि निफ्टी ऑप्शंस में बाई करना है, ठीक है, पुट ले लेते हैं या कॉल ले लेते हैं। चलो एक सिंपल लेवल में कॉल ले लेता हूँ। अच्छा, नंदन को या फिर औरित को पुट पुट कॉल का कोई भी आइडिया नहीं है ना? चलो सर मैं एक काम नहीं नहीं करता सर, हूँ, उतना बेसिक आइडिया है। उतना कॉल बेसिक आइडिया क्या है। है? ओके हाँ सर, हाँ, थोड़ा सा। अगर थोड़ा बहुत है तो बहुत अच्छा है सर, कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में फिर से करूंगा, बट फिर भी हल्का मैं बोल देता हूँ। जैसे हल्का सा बोल देना चाहिए, ऑप्शन चेन, एक सेकेंड। ये जो फ्यूचर मार्केट है ना सर, बस इतना जानो, एकदम सिंपल। अगर किसी को भी कोई भी अननोन बंदा है जिसको फ्यूचर ऑप्शंस को लेके उनके मन में ना बहुत सवाल चलता है कि स्टॉक मार्केट तो ठीक है भी, आप लोग जैसे भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले आईटी स्टॉक्स के बारे में, या फिर क्या बोलते हैं रिलायंस के बारे में बात कर रहे थे। तो वो जब हम लोग नॉर्मल स्टॉक के बारे में बात करते हैं ना, डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव माने एक्चुअली क्या है, जो आज के बेसिस में कल को सोचते हैं, ठीक है, डिराइव करना। जस्ट अ बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव ये वर्ड मैथमेटिकल वर्ड है जो डिराइव करते हैं, आज के बेसिस में कल का वैल्यू को डिराइव करना, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। ये फिजिक्स में ये डेरिवेटिव वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने क्लास में फिर से बात करूंगा, ऑलरेडी हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है, जो जैसे मानो कि आज अगर निफ्टी यहाँ पर है, तो आप निफ्टी के कल के बारे में क्या सोचते हो? आप कल के बारे में बुल भी सोच सकते हो, बुल माने मार्केट आगे बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्ग भी बोलते हैं, ठीक है, बुल माने लॉन्ग। और एक होता है बियर, बियर माने शॉर्ट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, सिंपल एक बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ अभी, आप लोगों को बहुत कुछ लगता होगा मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि निफ्टी फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, तो उसके बेसिस में ना वो एक डेरिवेटिव ऑप्शंस या फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में कॉल पुट में ट्रेड लेता है। तो इन सिंपल अगर वो कॉल पुट में ट्रेड लेता है ना, तो कॉल पुट में ट्रेड लेने का जो पूरा डिटेल्स एरिया है, ये सब बेसिक्स में सिखाया जाता है, जिसमें अभी मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ, बट आगे करूंगा जिन लोगों का नहीं है। तो जैसे मानो अगर किसी को आज कॉल ऑप्शंस में एक बाई करना है, तो सिंपल अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर अभी एक जीरोधा का मेरा प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म मेरा ओपन है। अगर मुझे लगता है कि मुझे एनएसई में निफ्टी में बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक चूज करूंगा। जैसे आपको अलग अलग यहाँ दिख रहा है, 16,400 से लेके 16,400 से लेके 21,500 का स्ट्राइक ऑप्शंस अवेलेबल है। सर कौन सा लेना चाहिए? सर जो बेसिकली अचीवेबल है, ठीक है, इतना अभी बोल सकता हूँ, जो आप अचीव कर सकते हो, वही चीज सिखा जाता है कि अचीवेबल क्या है क्या नहीं है। इसमें भी ना मनीनेस का कॉन्सेप्ट होता है, आईटीएम होता है, जो मार्केट के करंट रेट के आसपास होता है ना, उसे आईटीएम बोलते हैं। अगर करंट मार्केट 19,800 समथिंग में चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर? आईटीएम कॉल, है ना, आईटीएम ऑप्शन, दिस इज द एरिया, ठीक है। तो आईटीएम ले सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी मार्केट के आसपास में है तो एटीएम, और जितना मार्केट रेट से कम तरफ जाएगा तो वो आईटीएम बन जाएगा, यानी एट दी मनी, इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी। ये कॉल के केस में होता है। और पुट के केस में क्या होता है? सिमिलरली बस उल्टा होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो व्हाइट पार्ट है ये ओटीएम होता है, जिसका भी देख लो। कॉल के केस में उसका व्हाइट पार्ट में जो डेटा है वो ओटीएम है, ये जो पेल येलो वाला पार्ट है ये आईटीएम है, इसका बस उल्टा है पुट के केस में। तो नॉर्मली कॉल पुट का रिलेशन तो बहुत बड़ा रिलेशन है, काफी डिटेल्स है। अब जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो आगे आगे जानेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज के बेसिस में कल के ऊपर कोई ट्रेड लेना चाहते हो, तो वो सेटलमेंट प्रोसेस में आता है। उसका कैश सेटलमेंट होता है, फिजिकल सेटलमेंट होता है। मैं उसी के बारे में आपको आइडिया देना चाहता हूँ। और साथ में एनआईएसएम का जो ये चैप्टर है ना सर, इसमें से सवाल भी बहुत एग्जाम रिलेटेड होता है, ठीक है।
क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग मैकेनिज्म, सेटलमेंट मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट अंडर स्पैन। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसके लिए आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है कि क्लियरिंग मेंबर कौन है, क्लियरिंग मैकेनिज्म क्या है, सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का क्या एरिया है, मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट क्या है। ऐसे जो लोग ऑलरेडी फ्यूचर का क्लास कर चुके हो उनको ना मैंने मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट के बारे में एज वेल एज स्पैन के बारे में एक बार बात कर चुका हूँ, उसका आप लोगों को ऑलरेडी रिविजन का क्लास मिल जाएगा। हाँ, मैंने अभी तक ऑप्शंस के अंदर ये बात डिटेल्स में तो नहीं बोला, ऑप्शंस के अंदर मैं सब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वेस्टर अपने मार्जिन के बारे में सोचता है। सर मार्जिन इन सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड लेना होगा, जिनको पता है वेरी गुड सर, जिनको नहीं पता है जस्ट एक बार शो करता हूँ। निफ्टी जुलाई ले अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। अगस्त 19,000, 19,000 मानो, एक 19,000 कितना ले, 19,000, चलो 800 या 750 ले लेते हैं, ठीक है। बाई करें, टीई माने कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अगर किसी को ये बाई करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप इंट्राडे भी कर सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो। ये कॉल कॉल पे बात कर रहा हूँ, निफ्टी अगस्त फ्यूचर ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शंस। अब ये कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस का बेसिक्स पे तो अभी बात मैं नहीं करूंगा, बस आपको सिंपल बताऊंगा कि आप देखना, आपको ना यहाँ पर मार्जिन शो करेगा, ठीक है। मार्जिन शो करेगा कि कितना चार्जेस पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स आपको दिखाता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गलत दिखाता है, पता नहीं क्यों, बट आपको ना मार्जिन शो करेगा और उसके ऊपर बेस करके आपको मिनिमम, जैसे यहाँ पर 50 क्वांटिटी दिखा रहा है ना, तो आपको कम से कम 50 क्वांटिटी बाई करना पड़ेगा निफ्टी का। तो ये मिनिमम है एक लॉट में। अब आप लॉट बढ़ाना चाहोगे तो आपको और लॉट मिलेगा, बस काम छोटा सा है, बाई करना है बाई कर दो। अब एक्सपायरी के लिए वेट करो या फिर प्रीमियम पे खेल सकते हो, वो सब अलग पॉइंट है, मैं आगे आगे बात करता हूँ, और या फिर पहले भी कर चुका हूँ कि प्रीमियम में किस तरह से हो सकता है नहीं हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये चार्जेस दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मार्जिन भी दिखा रहा है। तो इस तरह का आप जब फ्यूचर में भी करोगे आपको फ्यूचर में भी दिखेगा। किसका दिखा है फ्यूचर, निफ्टी का ही देख लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर अगस्त फ्यूचर से फॉर एग्जांपल अगर कोई बाय करेगा, ये देखो, चलो निफ्टी यहाँ पर आपको मार्जिन अमाउंट ज्यादा दिखेगा क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। मार्जिन माने और कुछ नहीं, बायर को बाई करने के टाइम पे अपने अकाउंट में ये चीज एक जमा करना पड़ता है ब्रोकर के पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको निफ्टी का ये देखो फ्यूचर में जाना है, अगस्त फ्यूचर में, ठीक है, जिसका अगर आप देखो, एक छोटा सा चीज आपको मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। निफ्टी का करंट वैल्यूएशन दिख रहा है 19,952, ठीक है। अब आपको फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर का अगस्त फ्यूचर है। अब ये अगस्त फ्यूचर, अभी तो अगस्त चालू ही नहीं हुआ है, तो अगस्त में अगर आप बुलिश हो, ठीक है, तो बाई करो, सिंपल बात है। कॉल बाई करने बाद तभी लोग कॉल बाई करते हैं जब वो बुलिश होते हैं, मतलब उनको लगता है कि फ्यूचर में ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर रेट थोड़ा प्रेजेंट मार्केट से डिफरेंट होता है, जैसे आप देख सकते हो प्रेजेंट रेट ये है सर 19,807, लेकिन अगस्त फ्यूचर बता रहा है 19,944, थोड़ा ज्यादा है ना सर, हेलो, थोड़ा ज्यादा सर। है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना, इसके पीछे थोड़ा मैथमेटिकल इश्यूज होते हैं, है ना। ये बेसिकली मैथमेटिकल डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि वो जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो फ्यूचर के, अच्छा ये कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही होगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट ट्रेंड एंड एवरीथिंग। इसके ऊपर भी फ्यूचर के क्लास में एज वेल एज ऑप्शंस के क्लास में मैंने बता के रखा, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं किया वो आगे आगे फिर से करेगा। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप देखोगे कि मार्केट में आपको, जो प्रेजेंट मार्केट है इसको बोलते हैं अंडरलाइन, चाहे वो निफ्टी में करो या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बेसिस में करो, लेकिन आपको एक देखना पड़ेगा कि आपको मार्जिन जमा करके खेलना है। अब मैं यहाँ पर आपको मार्जिन वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्यों, फिलहाल मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई मार्जिन जमा करता है तो मार्केट आपसे मार्जिन क्यों लेता है। अच्छा, इसके पीछे और एक बात है कि 19,000 का अगर निफ्टी है, 19,800, ठीक है, 19,900, ठीक है, इसमें आप 50 क्वांटिटी टोटल करने से कितना हो जाएगा, 19,900 के साथ अगर 50 को इंटू करोगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो बहुत होगा, कितना होता है, एक बार कोई मुझे बताएगा।
1,95,000 1,95,000 समथिंग। लेकिन क्या इसको बाय करने के लिए आपको 1,95,000 मार्केट मांग रहा है सर? नहीं सर, वो 94,000 मांग रहा है आपसे। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट कि सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वहां पर आपको कैश मार्केट की तरह, माने जो स्पॉट मार्केट होते हैं उसकी तरह पूरा अमाउंट जमा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको कंपेरेटिवली लो मार्जिन में, लो परसेंटेज में आप हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में ट्रेड ले सकते हो, जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। सिमिलरली ऑप्शंस में तो और मजा है सर, वहां पर तो आपको टोटल वैल्यू भी पे नहीं करना पड़ता है, आपको जस्ट प्रीमियम वैल्यू में खेलना है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ना ऑप्शंस मार्केट में जो सेटलमेंट प्रोसेस चलता है ना उसके ऊपर कुछ बात करता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शंस मार्केट में जो डेली मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मैंने किस तरह से डेली का कैलकुलेशंस होते हैं, पीएल कैलकुलेशंस होते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, एक ऑप्शंस में भी और एक फ्यूचर्स में भी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा अलग होता है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग होता है। जो लोग ऑलरेडी फ्यूचर का क्लास कर चुके हो उन्हें ये बात पता है सर। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा नोट निकाल लेता हूँ, तभी ना आपको समझ में आएगा कि डिटेल्स में अगर आप इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हो ना एक बार, तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा बैकग्राउंड से ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, ट्रेडिंग मेंबर क्या करते हैं, या फिर आपका ब्रोकिंग फार्म जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर का ही काम करते हैं, या फिर बैंक का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। आता हूँ सर, रुक जाओ एक सेकेंड। एक सेकंड रुको। पूरा खेल जो है ना, ये बेसिकली बायर से सेलर को सेटल करना और सेलर के साथ बायर को सेटल करना, जो मेनली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के पीछे ये पूरा खेल चलता रहता है। ठीक है, अब आपके मन में हजारों सवाल हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सम अप करने को, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। ठीक है, एक बार आप लोगों को मार्जिन एंड एम टू एम का याद दिला देता हूँ तो आपको थोड़ा और सुविधा हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हो, बट बहुत दिन हो गया होगा मैं भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो चलो जीरोधा मैट से ही थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ये मार्जिन एंड एम टू एम का केस है। ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में बता रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको ऑप्शंस में भी बताता हूँ। ठीक है, एक बार फ्यूचर का याद दिला दूं, फिर मैं ऑप्शंस में भी आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस में क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ये जो चैप्टर है ना सर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसके अंदर डिटेल्स में जाऊंगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल एरिया है, लेकिन ये थ्योरी कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल को बैकअप देने के लिए ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ये सब बताया जाएगा कि क्लियरिंग मेंबर कौन है, कितना तरह का क्लियरिंग मेंबर होते हैं, क्लियरिंग बैंक्स कौन है, वो क्या करते हैं, आज के डेट में मार्केट में कितना क्लियरिंग बैंक्स अवेलेबल है, स्पेशली एनएससी का अलग रहते हैं, दादा बीएससी। हाँ बोलो सर। ও যে একটা কোশ্চেন করছি যে স্টক এক্সচেঞ্জের আন্ডারে কি ডাইরেক্ট কাজ করে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন নাকি সেবির আন্ডারে ডাইরেক্ট একেবারে सेबी सेबी। পুরো ডাইরেক্ট ওদের সাথে তাই তো? हाँ एकदम, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये सेबी के अंडर भी देखो, सेबी पूरा एक्सचेंज को चलाता है, सेबी सबका बॉस है। ठीक है, सेबी सबका সে बॉस है। ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইয়েতে তাই না? हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल নর্মালি আমি गवर्नमेंट का है। শুনলাম কারণ হলো দাদা এটা এক্সচেঞ্জের কাজই তো করে, তো ওই জন্য আমি ভাবলাম ওদের আন্ডারে করে কিনা সেটাই ভাবলাম। नहीं, ऑब्वियसली एक्सचेंज के अंडर में ही, मतलब एक्सचेंज का ही तो काम करेगा, लेकिन एक्सचेंज का पूरा काम को देखने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को बनाया गया है। ठीक है, जो पूरा सेटलमेंट प्रोसेस में मार्केट को बैकग्राउंड से हेल्प करता है। और ऑब्वियसली अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली पूरा खेल, स्टॉक मार्केट का पूरा खेल कौन देखता है? सेबी देखता है। सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है जो पूरा मैटर को संभालता है सर। तो सेबी तो सबसे बड़ा है, नो डाउट। ठीक है, इसमें एक्चुअली बड़ा छोटा बात नहीं होना चाहिए, बट मेनली सेबी होल कंट्रोल को देखते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखा जाता है कि इसमें अलग अलग आपको, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो मार्केट को संभालने में हेल्प करता है।
जैसे इसी के ऊपर मैं बात करूंगा सर, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम आपको ज्यादा डिटेल्स में मिलेगा कि यहाँ पर वही क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा, क्लियरिंग बैंक्स क्या करेगा, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सर, ठीक है। ये समय टू टाइम थोड़ा चेंज भी होता है। यहाँ ये NISM के नोट्स के अंदर आपको कुछ दिखेगा, इसका और भी अपडेशन चल रहा है सर, ठीक है। कि रिसेंटली में भी आपको थोड़ा अमाउंट चेंज देखने को, NSE के साइड में जाओगे ना, आपको क्लियरिंग मेंबर रिलेटेड और डेटा मिलेगा, ठीक है। कि मिनिमम नेट वर्थ 3 करोड़ का होना चाहिए, कम से कम 50 लाख का डिपॉजिट देना है, ठीक है। इंक्रीमेंटल डिपॉजिट भी देना पड़ता है 10 लाख, अगर आपके पास अलग अलग और भी मेंबर का। 10% এটা কি ব্যাপার ছিল না? हाँ কি বল 10% এটা কি ব্যাপার ছিল না ডিপোজিটরির জন্য? 15%। वो तो 15% वो अलग चीज है। ये बेसिकली एक क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए आपको क्या कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, नेट वर्थ, आपका वैल्यूएशंस, ठीक है। कि जो मार्केट में बैकग्राउंड से क्लियरिंग का काम करेगा, ठीक है। ये क्लियरिंग मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये जैसे देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं यहाँ NISM के मैट पे आपको दिखा रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो आपको इन्वेस्टर की तरफ से भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों चीज आपके दिमाग में चले तो आप समझ पाओगे कि अच्छा क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल बना है, एक PQ कर का एग्जांपल है, XYZ का। ये दोनों कौन है? ट्रेडिंग मेंबर है, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर A विद ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम PQR एंड XYZ। तो यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर का भी अलग फंक्शंस होते हैं और ट्रेडिंग मेंबर बेसिकली जो ब्रोकिंग फर्म है उनका अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं इनको, PQR XYZ। इनका निफ्टी का अक्टूबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है, कुछ भी आप समझ सकते हो। उसमें देखो आप, कुछ लोगों ने बाई किया, कुछ लोगों ने सेल किया, वो भी लोगों के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से। कितना बाई क्वांटिटी है, कितना सेल क्वांटिटी है, क्लाइंट अलग अलग लेवल का है। तो सभी क्लाइंट का डेटा को एक स्टैटिस्टिकली मेंटेन करना है और उसके बाद उसका हिसाब होगा। अब ये बात मैं आता हूँ सर, इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बता देना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। मैं आज सोच ही रहा था कि अगर आपको डायरेक्टली क्लियरिंग मेंबर पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि आपको में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट लगे, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, एक डायरेक्टली पढ़ाने से पहले ना हल्का आइडिया दे देना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, बहुत हो गया इधर उधर मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी आपको मैं ना फ्यूचर मार्केट में मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है और MTM का कॉन्सेप्ट क्या है हल्का सा आइडिया आप ले लो। फिर से बाद में, ये पहले भी हुआ था एक बार, ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि क्यों, ताकि आपको अंदर का बात पता चले। ये जो मार्जिन का बात मैं अभी कुछ देर पहले आपको कर रहा था कि अगर किसी को भी मार्केट में आना है, चाहे फ्यूचर मार्केट में हो, ऑप्शंस मार्केट में हो, उसे मार्जिन जमा करके खेलना है। ये बात आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता। जैसे अभी मैं आपको लाइव में भी थोड़ा सा दिखाया कि अगर आपको 1,94 का एक वैल्यूएशन था, उसके लिए आप 94,000 हार्डली जमा कर रहे हो और खेल रहे हो। ये चेंज होता है सर, कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, स्टॉक टू स्टॉक चेंज होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी चेंज होता है, सबके लिए सिमिलर अमाउंट ना भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं आपके पास कितना स्टॉक का वैल्यूएशन है, समथिंग लाइक दैट। अब वो भी देखोगे, ब्रोकिंग फर्म के साथ इंडिविजुअल क्लाइंट के बेसिस में भी काफी सारा चीज डिपेंड करता है। The point is that things you should know by now. Margin clearly play a very crucial role in future trading as it enables one to leverage. Sir, leverage माने क्या होता है? leverage माने, जो लोग FM पढ़ते हो मेरे पास, बोलो। डेट तो लेवरेज माने Leverage- लोन वन नहीं सर, leverage माने रिस्क, leverage माने लोन नहीं, leverage माने रिस्क। अब आप बोलोगे सर लोन के साथ तो रिस्क का कनेक्शन है, हाँ ऑब्वियसली लोन के साथ रिस्क का जरूर कनेक्शन है, बट लेवरेज वर्ड का मतलब लोन नहीं, लेवरेज वर्ड का मतलब है रिस्क कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेवरेज को रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड तभी यूज होता है फाइनेंस में जब रिस्क मैनेजमेंट होता है। अब प्योर फाइनेंस में, मैंने कोर फाइनेंस में अगर मैं बात करूं तो जो लोग आजकल रिसेंटली, मेरा फाइनेंस का जो क्लास चलता है एवरी ट्यूसडे, उसमें हुआ ना, तौथा को पता होगा या संपत को पता होगा, मे भी पूर्वा को भी पता है। तौथा की चलছে कैपिटल स्ट्राक्चर एंड लिवरेज चलছে तो नाকি? Yes, sir. हाँ सर हाँ मुझे याद आ गया सर, कैपिटल स्ट्रक्चर भी चल रहा है, ठीक। तो लेवरेज के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अगर एक बिजनेस लोन लेता है, ठीक है, जैसे जो बात अभी नंदन बता रहा था सर, लोन है, यस, लोन से रिस्क क्रिएट होता है सर। सपोज एक बिजनेस मार्केट में 1000 करोड़
रेज किया, ठीक है, लेकिन ये लोन है, ठीक है, 1000 करोड़ रेज किया कंपनी, लेकिन लोन है, मानो 10% इंटरेस्ट में कंपनी ने लोन रेज किया, तो 1000 करोड़ लोन लेने के लिए 1000 का 10% कितना होता है सर, बोलो, 1000 का 10% 100 करोड़, ठीक है, तो ये 100 करोड़ उसको मैंडेटरीली रीपे करना होगा, किसको, जिससे लोन लिया है। शॉर्ट टर्म होगा तो विद इन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म होगा तो 5 साल, 10 साल, 15 साल में रिटर्न करना है। तो ये जो रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। कंपनी बिजनेस करता है तो लोन का बर्डन, ये सबसे बड़ा बर्डन है सर, लेकिन बिना लोन का बिजनेस भी नहीं होता है। वो सब चीजें लेवरेज में, कैपिटल स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग में सिखाया जाता है। चलो ठीक है, मैं हार्डकोर फाइनेंस में अभी बात नहीं करूंगा। ऑपरेटिंग लेवरेज भी होता है, जहां पर कंपनी बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉपर्टी को लोन, सॉरी, रेंट पे लेते हैं, एसेट परचेज करते हैं तो एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा प्लांट चलाते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। ऑपरेट करने का, जैसे कि एक बड़ा सा, मैं आप लोगों को क्लास में शायद बता रहा था कभी, तो एक अब हमारा जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, एयरलाइंस इंडस्ट्री में, जैसे जेट एयरवेज अपना बिजनेस को अभी, আরে বলছি ফাইন্যান্সে একটা চ্যাপ্টার আছে না অপারেটিং কস্টিং এ? ওটা কস্টিং বাবা, আচ্ছা, ওটা সব একদম। স্যার, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছি এই যে লেভারেজের ইয়েটা, মানে আমরা যখন পড়েছিলাম কর্পোরেট ফাইন্যান্সের 6 সেমে, তখন ওখানে এরকম একটা চ্যাপ্টার ছিল ক্যাপিটাল, যেখানে ওই ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ, ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ, সেটাই তো বলছি আমি। মানে ওই কি জানো, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট থাকার জন্য ওই অপারেটিং লেভারেজ তৈরি হয় এরকম। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি সেই জিনিসটাই তো বোঝাচ্ছি, কি যদি বিজনেসের কাছে ফিনান্সিয়াল লোন, মানে যেটাকে লোন বলি আমরা, লোন থাকলে সেটার জন্য বিজনেসের জন্য একটা রিস্ক ক্রিয়েট হয়। যদি বিজনেসে রেন্ট থাকে, অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন থাকে, তখন রিস্ক क्रिएट হয়, কারণ रेंट दीते ही হবে, है ना, रेंट आपको देना ही पड़ेगा, आपको एसेट का डिप्रिसिएशन मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू एवरी ईयर कम होता है, तो ये बिजनेस के लिए रिस्क है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग रिस्क फिर भी मेंटेनेबल है। अगर जो बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क भी कंट्रोल नहीं कर पाता या ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको तो सर बंद ही करना पड़ता है, बिजनेस को ही स्टॉप कर देना पड़ता है। फाइनेंशियल लेवरेज समय लगता है, बिजनेस करके अपना जो भी रिटर्न आता है वहां से लोन चुका के, इंटरेस्ट चुका के अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। बट ये सबसे चिंता वाला बात होता है, अगर ये कंट्रोल में ना रहा ना, तो बिजनेस को, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस का हुआ, अनिल अंबानी का, बिग बाजार का हालत खराब हो गया, रिसेंटली बंद हो गए, एकदम रिलायंस को बेचना पड़ा। सो फाइनेंशियल लेवरेज या ऑपरेटिंग लेवरेज ये कोर फाइनेंस का मैटर है, मैं अभी इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब आपके मन में चल रहा होगा तो फिर मार्केट में ये ट्रेडिंग का बात, ट्रेडिंग में लेवरेज कहाँ से आ गया, ठीक है सर, वर्ड तो वहीं से आया है, वर्ड तो वहीं से आया है, बट यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि ब्रोकिंग फर्म, उनको रिस्क है। क्लाइंट को अगर वो ट्रेड करने दे रहा है, जैसे आपको मैं अभी दिखा रहा था कि एक 2 लाख का वैल्यूएशन का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, निफ्टी का एक 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको दिखा रहा था, आप 2 लाख का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको कितना बोल रहे हैं आपका ब्रोकिंग फर्म, किसी को 90,000 बोल रहा है होगा, किसी को 95,000 बोल रहा था, तो आप 95,000 जमा करोगे। हाँ बोलो कत, ওটা 19 লাখ না, প্রায় 9.5 লাখ মতো, এই 8,94,000 সামথিং মনে হচ্ছে হয়েছিল ভ্যালু। 8,94,000 হয়েছিল, আমি ভুল হ্যাঁ বললাম? মানে ওই তো 20,800 করে 50টা কন্ট্রাক্ট এরকম। আচ্ছা 10 লাখ যদি 20,000 করে ধরি তাহলে স্যার 10 লাখ হয় 50টায় হলো, হ্যাঁ তো 100 টাকা করে কম হলে তো 9 লাখের কাছে সামথিং হচ্ছে। আচ্ছা সেটাই আচ্ছা, হচ্ছে তাহলে এটা মার্জিন কত হচ্ছে, 94,030, তাই তো 94,030 দেখাচ্ছে, আর এটা কত হচ্ছে মানে 19? 9 লাখ টাকাকে 1 লাখ টাকা পেছনে এনেছে। আচ্ছা, মানে এটা 20 লাখের ভ্যালুয়েশন ছিল কি? না স্যার 10 লাখের ভ্যালুয়েশন ছিল, তো সেই এটা কত ক্ষেত্রে 1 লাখ হচ্ছে 19 লাখ মার্জিন ইনটু, হ্যাঁ 10 লাখ, অলমোস্ট 10 লাখের ভ্যালুয়েশন ছিল, হ্যাঁ 10% এর কাজ হচ্ছে। 10% এর কাছাকাছি, एग्जैक्टली सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप ये ट्रेड जब ले रहे हो ना, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि मे बी 1 मंथ बाकी है, ये अगस्त का ट्रेड है ना, तो मानो अगस्त का ट्रेड का लास्ट जो थर्सडे है उसमें ये एक्सपायर करेगा, अभी भी टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 1 मंथ, लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करेगा। सो पॉइंट इज दैट कि
1 मंथ में आप क्या देख रहे हो, निफ्टी कहाँ जाएगा, आपका स्ट्राइक चूजिंग, मैं ये सब बात अभी नहीं करना चाह रहा, पर फिर भी बात आ रहा है। आपको ये देखना पड़ता है कि क्या निफ्टी 19,000, ये तो करंट मार्केट प्राइस है, ये स्पॉट है, इसको बोलते हैं स्पॉट। तो ये है, ये स्ट्राइक है आपका, ठीक है, दिस जो मैंने यहाँ पर चूज किया, दिस इज द स्पॉट जो स्पॉट मार्केट में चल रहा है, दिस इज योर स्ट्राइक। तो अगर मार्केट आप बुलिश हो, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर पहुंचते हैं तो आपको जरूर कुछ गेन होगा, या इससे थोड़ा ज्यादा होता है तो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे स्ट्रेटेजी बना के जा रहे हो, कॉल बाई कर रहे हो या फिर पुट सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं भी ना वो फ्यूचर एंड इस ऑप्शंस का जो बेसिक एरिया है उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको मैं यही सोच के बता रहा हूँ कि आपको पता है कि क्या बाई सेल में चलता है, लेकिन आप मार्जिन जमा कर रहे हो ना, तो इसमें मार्केट को रिस्क है, आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को रिस्क है, एक्सचेंज को रिस्क है, क्योंकि आप अभी पूरा अमाउंट इसका नहीं दे रहे हो, उल्टा आपसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करने दे रहा है। अब फ्यूचर में जाके आपके साथ आप बायर बन रहे हो तो सेलर के साथ सेटलमेंट करेगा, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होता है तो सेलर के साथ एडजस्टमेंट करेगा, लेकिन इन द मीन टाइम मार्केट में क्या होगा ये तो मार्केट को ही पता है। तो इसके लिए मार्केट को क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, और वही रिस्क का बात यहाँ पर कर रहा है सर, ये लोग वही रिस्क का बात कर रहे हैं। Margins are the one that gives a future agreement the required financial twist as compared to spot market transactions. Spot market transactions very easy ना सर, स्पॉट मार्केट माने सिंपल मार्केट है, आपको जो स्टॉक खरीदना है, से फॉर एग्जांपल आज अगर किसी को लगता है कि उसे HCL टेक्नोलॉजी खरीदना है या HDFC बैंक परचेस करना है, तो उसको क्या करना है, HDFC बैंक, देखो सर यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का फ्यूचर या ऑप्शंस मतलब टाइप नहीं किया, मैं जस्ट यहाँ पर जाऊंगा बाई करूंगा, ठीक है, अगर मुझे बाई करना है, क्या कितना शेयर बता रहा है, मिनिमम एक क्वांटिटी भी ले सकते हो आप, मिनिमम 1, आप चाहो तो मैक्सिमम आप जितना मार्केट आपको मौका देगा उतना आप ले सकते हो, ठीक है, लिमिटेशंस हो जाते हैं नॉर्मली, किसी के पास बहुत पैसा हो तो बहुत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फिर भी बहुत है, अगर आप लाख शेयर भी लेना चाहोगे दे देगा मार्केट आपको, HDFC बैंक के पास इतना तो है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर बहुत सारा बात है, अब कंपनी अपना कंट्रोल किसी को तो नहीं देना चाहेगा ना, इसलिए देखना कंपनी हमेशा अपने प्रोमोटर के हाथ में कंपनी का लमसम शेयर होल्डिंग रहते हैं, जो कंपनी प्रोमोटिंग लेवल में होते हैं, ताकि कंट्रोल दूसरे के हाथ में आ जाए, क्योंकि अगर कोई राम शाम यदु मधु XYZ अगर मार्केट में कंपनी का, ये ओपन मार्केट है बॉस, ओपन मार्केट में क्या है कि कोई भी कंपनी का कंट्रोल ले सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, और कंट्रोल लेने के लिए आपके पास कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए, तो अगर कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग आप कोई बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में अगर ले लिया तो कंट्रोलिंग शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तब आप कंपनी का लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई भी कंपनी होने नहीं देगा, वो हमेशा कंट्रोल में रखेगा। अगर कभी कंपनी को ऐसा लगता है ना कि उसका शेयर होल्डिंग का जो कंट्रोलिंग है वो उनसे छूट रहा है, तो कंपनी ना बाईबैक कर लेगा। आप लोग बाईबैक के बारे में सुनते हो ना कॉर्पोरेट एक्शंस में, कि कंपनी बाईबैक कर रहा है, सुनते हैं कि नहीं सुनते? है सर। है ना? तो कंपनी ये सब कारण में बाईबैक करता है कि जब भी उनको लगता है कि कंपनी का कंट्रोल कम हो गया है, बाईबैक कर लेते हैं, माने खुद का शेयर ही खुद को मार्केट से उठा लेते हैं, मतलब जो कंपनी ने पहले इशू किया था वही शेयर अभी कंपनी बोलेगा मेरा शेयर मैं बाई कर दूंगा, ज्यादा दाम दूंगा आपको, 1000 का शेयर का 1400 दे दूंगा, बट दे दो मेरे को। अब बहुत सारा लोग दे देगा सर, क्योंकि उनको भी पता है 400 टका पर शेयर में अभी तो मिलने में टाइम है, आप लोग तो 20-25 टका में बेच देते हो मार्केट में, अगर किसी को 200-300 मिल जाए पर शेयर में तो छोड़ेगा क्या? तो एग्जैक्टली छोड़ो, मैं अभी वो पॉइंट में भी नहीं जाना चाहता। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पॉट मार्केट में आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने का शेयर परचेस करोगे, जैसे अगर आप 1679 पे एक शेयर लेना चाहते तो एक शेयर ले लो, मार्केट में दे दो, आपके डीमैट में हिट हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है, उसमें रिस्क होते हैं मार्केट को, क्योंकि वो आपको मौका दे रहा है एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए, एक हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर आपको एक मिनिमम मार्जिन 10%, 15%, तो यही है मार्केट का रिस्क, ठीक है, और ये सब चीजों में सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत सारा चीज आप लोगों को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप कि समझ में आ रहा है, अभी तो जस्ट मैं शुरू किया, কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না?
হ্যাঁ স্যার। तो स्पॉट मार्केट इज अ वेरी इजी मार्केट, माने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, माने इजी मार्केट माने मार्केट को जो ऑपरेट करने का तरीका है वो इजी है, क्योंकि उसमें ज्यादा सेटलमेंट सिस्टम या फिर इतना झमेला नहीं है। सेटलमेंट है वहां पर भी, आप बाई करोगे तो कोई आपको सेल करेगा, ऐसा बात नहीं कि स्पॉट मार्केट में सेटलमेंट वगैरह नहीं है, वहां पर भी है, बट दैट्स अ वेरी इजी। जैसे T+2 सेटलमेंट वगैरह होता है ना, यहाँ पर भी इस तरह का होता है ट्रेडिंग मार्केट में। बट दोनों मार्केट में जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली डेरिवेटिव मार्केट इज लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द मार्जिन एंड मेनी फैसेट ऑफ मार्जिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मार्जिन में भी सबसे दो इंपॉर्टेंट है, एक आपका इनिशियल मार्जिन होते हैं, एक आपका एक्सपोजर मार्जिन होते हैं, ठीक है। ये बात भी बहुत लोग पहले सुन चुका है मेरे से, इनिशियल एंड एक्सपोजर दोनों मार्जिन मिला के आपका टोटल मार्जिन होता है, कंपनी लेता है आपको। एक्सपोजर तो एक्स्ट्रा रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और इनिशियल मने मिनिमम मार्जिन आपको जमा करना है। आगे दिखाता हूँ सर, प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। স্যার মার্জিন তো দুটো হয়, স্প্যান আর এক্সপোজার দুটো মিলিয়ে তো ইনিশিয়াল হয়। सॉरी, स्पैन एंड एक्सपोजर मिलके हो जाएगा इनिशियल, ठीक है, मैंने आपको देना पड़ेगा, सॉरी सर, ठीक है। स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन मिलके हो जाएगा इनिशियल मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर थैंक यू था। However, before we proceed any further, let us list down a list of things you should know by now. ये कौन सा बात कर रहे हैं सर? इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से भी बात करना बाकी है। So wait sir. So these are the concept we had learned over the अब कुछ पहले का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बार बार थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उस सब मैंने पहले एक बार बोला, बाद में फिर से बोलूंगा। So reiterating this crucial takeaways will help consolidate all the learnings. If you are not clear about any of the following points, जैसे future is an improvisation over the forward, ये सब बेसिक बातें हैं कि फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट का इम्प्रोवाइजेशन है, फ्यूचर एग्रीमेंट इनहेरिट दी ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरवर्ड मार्केट, ये सब बेसिक कुछ बातें रिपीट किया है, छोड़ो सर, इसको अभी जरूरत नहीं है। जैसे क्या बोला, फ्यूचर एग्रीमेंट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स कोरेस्पॉन्डिंग अंडरलाइंग इन द स्पॉट मार्केट। तो फ्यूचर एग्रीमेंट जो भी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अंडरलाइंग पे डिपेंड करता है। अगर आप टीसीएस फ्यूचर में बात करोगे तो आपको डिपेंड सोचना पड़ेगा टीसीएस का स्पॉट्स के ऊपर ही। टीसीएस प्रेजेंट मार्केट में मैंने स्पॉट मार्केट में क्या परफॉर्म कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि टीसीएस का फ्यूचर कैसा बिहेव करेगा। अगर स्पॉट बुलिश है ना तो फ्यूचर भी बुलिश है, अगर स्पॉट बुलिश है तो फ्यूचर भी बुलिश है, अगर स्पॉट नेगेटिव है मैंने बियरिश है तो फ्यूचर भी नेगेटिव या बियरिश। फ्यूचर प्राइस मिमिक्स द अंडरलाइंग प्राइस इन स्पॉट मार्केट, एकदम मिमिक करेगा, मिमिक माने एकदम डिट्टो नहीं करेगा, बट वही जो मैं आपको बोला बुलिशनेस एंड बियरिशनेस को मिमिक करेगा। मिमिक्री माने कॉपी पेस्ट, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट वेरिएबल्स आर प्री डिटरमाइंड, लॉट साइज एंड एक्सपायरी डेट भी प्री डिटरमाइंड रहते हैं कि कितना लॉट में आपको मिलेगा। जैसे आपको बार बार देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल स्टॉक में तो अलग अलग हो सकता है ना, निफ्टी में तो 50 है, स्टॉक में जैसे अगर किसी को, जैसे HDFC में बात कर रहा हूँ, HDFC फ्यूचर में कितना लॉट लेना पड़ेगा? HDFC AMC बिल निकल गया, एक सेकंड, जुलाई फ्यूचर कितना बता रहा है सर? 550 एक लॉट में कम से कम लेना है HDFC में। अच्छा ये भी देखो एक नोट दिया यहाँ पर, या आप जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उसमें ये नोटिफिकेशन जरूर देगा, चाहे ज़रोदा यूज कर लो आप, स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, मैं 3 यूज करता हूँ नॉर्मली, आप लोग और भी, कोई एंजल यूज करता है, कोई ग्रो यूज करता है, आई नो दैट, कोई ICICI भी यूज करता है, एक्सिस भी यूज करता है, जहां भी यूज करो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा। देखो क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट विल फिजिकली सेटल्ड ऑन एक्सपायरी, क्योंकि ये ये स्टॉक है और स्टॉक के ऊपर थोड़ा सिचुएशंस बदल गया है, लेकिन ये बात निफ्टी में नहीं लिख रहा था, निफ्टी कैश सेटल्ड होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कैश सेटल्ड और फिजिकल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। Contract will physically settled on expiry and requires additional physical delivery margin on Thursday, July 27, 2023. You can trade in the next expiry if you wish to avoid this. ठीक है। So basically ये आपको एक बता दिया नोटिफाई करके। तो ये सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट में डिफरेंस क्या है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। वही सब बातें मैं थोड़ा करूंगा यहाँ पर। कहाँ चला गया मेरा नोट्स, ये वाला, ठीक है। तो ये सब देखो सर डिपेंड करता है, लॉट साइज कब एक्सपायर करेगा, सब पहले से प्रीफिक्स्ड होते हैं। लॉट साइज इज द मिनिमम क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना है उसे बोलते हैं, जो आपको अभी देखने को मिला है।
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, फ्यूचर प्राइस जितना रहेगा उसके इनटू लॉट साइज करो, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे अभी मैं आपको HDFC बैंक में दिखा रहा था, ठीक है, अगर किसी को लेना है 550 क्वांटिटी 1683 करके, दिस इज द फ्यूचर प्राइस। अब ये हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपको मार्जिन कितना लग रहा है, मुझे यहाँ इतना दिखा रहा है सर, 1,32,385। आप अगर चाहो तो मार्जिन कैलकुलेटर भी होता है, अलग अलग ब्रोकिंग फर्म का अलग अलग रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है सबका, ठीक है। तो वहां पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। ये टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा 1684 इंटू 550, उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये कितना परसेंटेज लग रहा है रे? স্যার টোটাল ভ্যালু তো 9,25,650 এর কাছে হচ্ছে। अच्छा, उसका 1,32,00,000 माने वही कितना हो रहा है, 10 to 15 के बीच में होगा। 14 to 15% স্যার, 14 to 15% এর কাছে 14 আসছে। to 15। হ্যাঁ 40 থেকে 15% ही হবে। नॉर्मली स्टॉक के केस में ऐसा ही देखने को मिलता है ज्यादातर केस में, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी जैसे अगर रिस्क ज्यादा हो ना तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी स्टॉक में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, अगर मार्केट को लगता है कि इस स्टॉक में रिस्क ज्यादा है, माने ये बहुत जल्दी कम हो सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी कम हो सकता है या बहुत जल्दी बढ़ सकता है, माने एक्सट्रीमली, Volatile। हाँ काफी वोलेटाइल है, वेरी गुड, ठीक है, वोलेटिलिटी देखता है, काफी वोलेटाइल है, माने बहुत जल्दी इसका समझ में नहीं आता कि कब गिर जाए कब उठ जाए। जैसे अदानी स्टॉक में कुछ दिन पहले हो रहा था, अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, ठीक है, अचानक से गिर गया, अचानक से बढ़ गया, ठीक है। ऐसे स्टॉक में ना मार्जिन रिक्वायरमेंट और हाई होता है सर। आई थिंक अदानी में अभी भी आप चेक करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा ही लगेगा। चेक करो एक बार, चेक करो तो एक बार, देखते हैं क्या बताते हैं। किस में करूँ, अदानी एंटरप्राइज में? चलो बड़ा हाथी में करते স্যার हैं। ওটাতেই করুন। हाँ হ্যাঁ স্যার আদানিতেই করুন এন্টারপ্রাইজ, चलो দেখুন স্যার देखते हैं। বিশাল। टोटल वैल्यू पहले बताओ कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बताओ। मैंने 2475 इंटू 300, मिनिमम इतना স্যার लेना है 7 লাখ आपको। 7 40,500 लाख 7 लाख 42,500। 42,500। হ্যাঁ প্রায় স্যার 50% এর কাছে চাইছি। देखो सर, सर, 4,51,000 60% मान लो। हाँ कितना, 60% মতো দেবে। 60%, 55 থেকে 60%। 55 to 60%। 60% দেখাচ্ছে, 60 থেকে 65। अगर कोई स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है ना, ठीक है, तो उस स्टॉक में रिस्क ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो आपसे मार्जिन ज्यादा मांगेगा। यही अप्रोच मार्केट फॉलो करता है। अब धीरे धीरे आप लोग और एक्सपीरियंस कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब मैं मार्जिन के ऊपर क्यों बात करना चालू किया, क्योंकि इन्वेस्टर को तो वही चीज समझ में आता है कि मेरे पॉकेट से कितना पैसा जाएगा। तो बेसिकली ये जो लॉट साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, एक्सपायरी क्या है सर, एक्सपायरी तो एवरी वीक होता है और एक मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। नॉर्मली 3-3 महीने का चलता है, उसमें हर वीक का एक एक्सपायरी है और हर मंथ का एक लास्ट थर्सडे वाला एक्सपायरी है। एक्सपायरी इज द लास्ट डेट अप टू व्हिच वन कैन होल्ड दी। हाँ बोलो। তবে স্যার আদানিতে যদি ফিউচার কন্ট্রাক্ট করা তাহলে স্যার সেক্ষেত্রে স্যার প্রফিটেবল সিচুয়েশনটা তো কমই থাকে, কারণ ধরুন ফিউচার কন্ট্রাক্ট 2475 নিলাম, তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন সেটা 2500 মানে 25 টাকা করে পার শেয়ার, মানে 300 ইন্টু 25 মানে প্রফিটের মার্জিন খুব কম, যেখানে আমি মার্জিন অনেক বেশি জমা করে রাখছি। ना इट्स ये डिपेंड, धोरी से টার্গেট বেশি রাখতে হবে। टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा तब जाके तुमको ऐसा चीजों में लगना है ना। ये वोलेटाइल ज्यादा है। अब देखो तुम मुझे अभी चार्ट पैटर्न में मत घिसाओ, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। স্যার টার্গেট যত বড় হবে তো লিভারেজ তত বেড়ে যাবে তো আরো। আরো বেড়ে যাবে অবভিয়াসলি। ওটা কথা বলছি যে আলো বেশি বাড়বে, ওদের মার্জিনটা যদি বেশি হয়, তো আমি যত বেশি কোয়ান্টিটি বাই করতে হবে তত বেশি আমার মার্জিন। लेकिन अगर तुम मार्केट में अगर बहुत श्योर होते हो ना तभी तुमको ऐसा करना चाहिए। ये रिस्की है, वोलेटाइल है, बट बहुत पैसा भी। ভোলাটাইল বেশি হলে সবসে মানে টেস্ট বেড়ে চান্স তো বেশি হয়ে যায় না, অনেক বাড়বে না হয় কমবে, অনেক ये বাড়বে सर না হলে অনেক मतलब কমবে। या तो तुम बहुत प्रॉफिट करोगे या तो तुम बहुत ज्यादा लॉस करोगे, ठीक है। अगर कोई स्टॉक लेकिन पहले तो और ज्यादा वोलेटाइल था, अभी फिर भी थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अभी भी इसके बारे में रिपोर्ट चल रहा है सर, जांच चल रहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर करने के बाद ये देखो साइडवेज चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसका अभी भी कुछ रिपोर्ट आना बाकी है मे बी, ठीक है, देखो क्या होता है। तो पॉइंट इज दैट कि क्योंकि ये काफी वोलेटाइल है, जैसे जब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया, आप लोग देखो कैंडल भी सपोर्ट किया था, कैंडल सपोर्ट किया था ना, ये कौन सा था रे,
डाउनवर्ड में क्या बना था ये, एंगल्फिंग सर, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग बन गया, ठीक है। और ये बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद आप देखो मार्केट धड़ाधड़ बढ़ना चालू किया, और क्या जल्दी बढ़ा। कहाँ था सर, ये देखो 1936 में। हाँ, अगर किसी ने साढ़े 1950 में भी लिया था तो 1950 से 2600, मजाक है कोई? সারা বেশি ওই হ্যাঁ, উপরটাতে যান। ঠিক আছে, দরকার নেই, আমি জাস্ট এতটাই ভাবলাম, ওটা ছেড়ে দে, ওটা একটু ছেড়ে দিতে হয় একটু ঠিক আছে, সব ধরলে হবে না, 700 করে 500 করে গেইন দিয়েছে। ठीक है। तो अब सोचो ना कितना वोलेटाइल है। जब डाउन गया था तब तो, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब तो भयंकर डाउन गया था। अच्छा चलो, तो उसके बाद भी तुम देखो, স্যার তাতে একটা বেশি জিনিস আমি দেখেছিলাম স্যার, অপশন ওদের 10 টাকা প্রিমিয়াম। প্রথম দিন ছিল যেখানে ওই যেদিনকে প্রথম বেড়েছে সেদিনকে 10 টাকা ছিল বেড়ে, তো পরের দিন স্যার ওটা চলে গেছে প্রায় 260-65, এই 160-65। আর সেকেন্ড দিন স্যার যখন গ্যাপ আপ দিয়েছে তখন সেটা 400-র উপরে শুরু করেছে, 550 অব্দি টেনেছে। ऐसे जो, क्योंकि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है ना, तुमको इसमें 10 काफी দিনে 200 টাকা লাভ। काफी इधर उधर का चीज देखने को मिल जाता है। सो डोंट वरी, सब आदत हो जाएगा आप लोगों को मार्केट में। लेकिन अब चीजें समझो, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जब तुम एक फ्यूचर में, भी फ्यूचर बता रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शंस में बताऊंगा। So to enter into a future agreement, one has to deposit a margin amount calculated as certain percentage of contract value. जिसलिए मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ, margin allow us to deposit a small amount of money and take exposure to a large value transactions, thereby leveraging the transactions. Leveraging माने risk management. ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में क्या हुआ, लिवरेजिंग माने रिस्क को मैनेज करना। मार्केट आपसे पैसा लेके, मार्केट में जो उनका रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो उनका तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो वो आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको सेटलमेंट करना है, बायर सेलर के साथ उनको मैच कराना है, ठीक है। नहीं तो वो कहाँ से पैसा लाएगा, अपने पॉकेट से लाएगा क्या? आप तो बोल दिए कि मुझे बाय करना है, तो आपसे कितना अमाउंट लेगा और सेलर को सेटल करना है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बताऊंगा, बायर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इजी होता है समझने में। सेलर का क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, क्रेडिट होता है, ये सब मैं स्ट्रेटेजी में भी आजकल बता रहा हूँ आपको। सेलर जो होता है ना, वो उनको पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने पॉकेट में लेता है, लेकिन उनको मार्जिन जमा करना पड़ेगा, मार्जिन जमा करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ता है उनको, ठीक है। रुको बताता हूँ। सेलर मार्जिन माने ये बायर देय तो मार्जिन, हाँ, बायर का मार्जिन ही है, लेकिन सेलर भी मार्जिन देता है, सेलर को भी मार्जिन जमा करना पड़ेगा। अगर तुम कोई स्टॉक सेल करना चाहो, चलो देख लो सर। বাইরে যেটা প্রিমিয়ামটা তাই তো? না, আমি এখানে অপশনস বলছি না, ফিউচার বলছি, ফিউচার ফিউচারে বলছি। অপশনসেও প্রিমিয়াম, ফিউচারে তো দুজনেই তো স্যার, হ্যাঁ দুজনেই, ফিউচারে তো দুজনকেই মার্জিন, হ্যাঁ দুজনকেই দিতে হবে। দেখাচ্ছি দাঁড়াও, আদানি एंटरप्राइज जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, मानो आपको सेल करना है, ठीक है। देखो सर, तुमको सेलर भी बनना है। मैं अभी सिंपल फ्यूचर में बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑप्शंस में आऊंगा सर, क्योंकि अभी मैं पूरा सेटलमेंट प्रोसेस में बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग ऑप्शंस में ही ज्यादा बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी मैं सेटलमेंट प्रोसेस में आ गया, तो मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में सेटलमेंट का बात करना है आपसे। तो अभी मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, फिर मैं ऑप्शंस में ही बात करूंगा, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। तो आप देखो सर, अगर किसी को अदानी सेल भी करना है, ठीक है, मानो कि इनिशियल स्टार्टिंग में ही वो सेल करेगा। शॉर्ट सेलर जो होता है ना, तो शॉर्ट सेल करता है। शॉर्ट सेल माने जब किसी को लगता है कि मार्केट में ग्रोथ नहीं है, डिक्लाइन ही है, तो वो शॉर्ट सेल करेगा। तो नॉर्मल स्पॉट मार्केट में हार्डली इंट्राडे शॉर्ट सेल हो सकता है। जो स्पॉट मार्केट होता है उसमें हार्डली इंट्राडे शॉर्ट सेल हो सकता है, वो अपना पोजीशन को ओवरनाइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट में आते हो, अगर आपको लगता है कि अदानी गिरने वाला है, अगर आपको लगता है कि रिलायंस गिरने वाला है, ठीक है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। जैसे आप लोगों में से काफी लोग अदानी में शॉर्ट सेल करके कमाया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के टाइम पे, मुझे पता है। सो मैं कहना यह चाहता हूं कि यहाँ पर भी देखो, आपको यहाँ पर भी मार्जिन जमा करना पड़ रहा है। ऑप्शंस के केस में ऑप्शंस प्रीमियम जमा करना पड़ता है। हाँ, वो यहाँ पर क्या होता है, सेलर कलेक्ट करता है, लेकिन एक अमाउंट उन्हें जमा भी करना पड़ता है। वो मैं बाद में आता हूँ सर ऑप्शंस में, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। फिलहाल फ्यूचर में ही फोकस करो सेटलमेंट प्रोसेस के लिए। अभी ऑप्शन सेटलमेंट प्रोसेस में दिमाग ना लगाओ, आएंगे सर ऑप्शंस, लेकिन पहले फ्यूचर को देख लो एक बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इधर भी मार्जिन का जरूरत पड़ रहा है,
बायर के केस में ही मार्जिन का जरूरत पड़ा है, मार्जिन तो जमा करना है सर, चाहे आप सेलर बनो चाहे बायर। शॉर्ट सेल में क्या होता है, जो पहले सेल करता है वो बाद में बाय करता है, मतलब उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कर लेना। और बायर के केस में क्या होता है, अगर आप लॉन्ग होते हो किसी स्टॉक के बारे में, व्हेन यू आर लॉन्ग, ठीक है, जब आप लॉन्ग हो तो आप पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, और अगर आप शॉर्ट हो तो आप पहले सेल करते हो बाद में बाय करते हो, ठीक है, जब आपका एक्सपायरी डेट आ जाता है या फिर उससे पहले अगर मौका मिलता है तो आप करते हो। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। अब उसमें आपको पता है ये क्या चलता है, मैं आपको बाद में फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो बाद में बताऊंगा। वापस आ जाते हैं सर। सो अभी मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा सेटलमेंट प्रोसेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो सर, फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडेबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया। When we transact in a future contract, we digitally sign the agreement, ठीक है, with counterparty। ये जैसे बाई सेल होता है ना, ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। दिस ऑब्लिगेट अस टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एक्सपायरी। अभी हमें ऑब्लिगेशंस करवाता है, पीछे का कहानी समझो कि हमें एक्सपायरी में ऑनर करना है। द फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडेबल, व्हिच मींस यू नीड नॉट होल्ड ऑन द एग्रीमेंट टिल द एक्सपायरी। The future agreement is tradable, which means you need not hold on the agreement till the expiry। जरूरी नहीं है, you can hold the future contract until you have a conviction on the asset directional view। आपको तब तक होल्ड कर लेना चाहिए जब तक आपको एसेट के डायरेक्शनल व्यू पे भरोसा है। माने आप अगर मानो आप HDFC को बाई किए अभी, ठीक है, और फ्यूचर, ठीक है, HDFC फ्यूचर आपने लिया और आपको लगता है कि HDFC फ्यूचर 1600 कितना चल रहा है सर, 1600 कहाँ चला गया, HDFC स्पॉट चल रहा है 1677, फ्यूचर थोड़ा ज्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो 1690 मान लेते हैं। अगर आपको लगता है 1690 में आज आप बाई कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि ये बुलिश है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, इफ योर कन्विक्शन इज बुलिश, तो आप सोच रहे हो कि मार्केट में ये 1750 तक जाएगा, तो आप तब तक होल्ड करो, उसके बाद आप सेल करके निकल सकते हो अगर आपको मार्केट में लिक्विडिटी मिले तो, ठीक है। वंस योर व्यू चेंजेस यू कैन गेट आउट ऑफ द फ्यूचर एग्रीमेंट, बट ये इतना आसान नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में एग्रीमेंट ले रहे हो, फ्यूचर एग्रीमेंट, उस पर डिपेंड करता है क्या आपको कोई ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाला मिलेगा। माने अगर आप बीच में सेलर बनना चाहते हो, माने स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है कि उल्टा साइड में कोई बायर होना पड़ेगा। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? आपने 1690 में आज आप फ्यूचर एग्रीमेंट कर रहे हो, आपको बुलिश सोच है मार्केट के ऊपर, ठीक है, स्टॉक के ऊपर, 1720 में आप सेल करना चाहते हो, अच्छा बात है, आपका कन्विक्शन फुलफिल हो गया, आपको लगता है कि 1720 के बाद ये और नहीं बढ़ेगा, ठीक है, माने जल्दी हिट हो गया, तो आप सेल करके निकल सकते हो, अपना स्क्वायर ऑफ पोजीशंस को क्लोज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि क्या ऑपोजिट में आपको मिलेगा कोई? आप जब सेलर बनोगे तो ऑपोजिट में कोई तो बायर होना चाहिए। तो मार्केट में ना ये एक चेन बना हुआ है, स्पेशली इसीलिए ज्यादातर लोग निफ्टी में क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि निफ्टी में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलता है, बायर सेलर इजीली मैचअप हो जाता है, जो नॉर्मल स्टॉक के केस में हमेशा नहीं देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली निफ्टी 50 स्टॉक सबसे लिक्विड माना जाता है, लेकिन निफ्टी 50 के बाहर का स्टॉक में कभी कभी लिक्विडिटी इश्यूज होता है, ठीक है। लिक्विडिटी इशू का मतलब क्या है, माने बायर को सेलर से मैच कराना, सेलर को बायर से मैच कराना इतना इजी जब नहीं होता है, तब उसमें बोला जाता है कि वो लिक्विडिटी कम है। और इस केस में कई बार ऐसे होते हैं आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, वेट करना पड़ता है, कभी कभी वोर्थलेस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोग निफ्टी पसंद करते हैं, बैंक निफ्टी पसंद करते हैं, या फिर निफ्टी 50 स्टॉक्स पसंद करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। सो यू कैन होल्ड द फ्यूचर। अब आप देखो सर, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर को होल्ड करोगे, you have a conviction on the asset directional view. Once your view changes you can get out of the future. You can even hold the future agreement for a few minutes and a financial benefit if the price moves in your favor. बस वही कंडीशंस है, अगर आपको कोई मिल जाए मार्केट में, अगर आपको कोई मिल जाए मार्केट में, तो सेटलमेंट प्रोसेस काम तब करेगा, है ना। ये जो चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर हम लोग बार बार फोकस कर रहे हैं, ये चैप्टर मेनली क्या बात करता है कि आप सेटल कौन करेगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस में क्लियरिंग कौन करेगा,
अगर एक को पैसा मिलता है तो दूसरे का पैसा जाता है। जैसे बंगाली में एक कहावत है सर, कारोर पौष मास तो कारोर सर्वनाश, माने एक का पैसा डेबिट होगा तो एक का पैसा क्रेडिट होगा। कौन करेगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, स्टॉक का सेटलमेंट कैसे होगा, सारा खेल डिपेंड करता है सर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिपीट कर रहा हूँ किसी किसी के लिए, शायद रिपीट पढ़ाई हो रहा है, रिविजन चल गया लाइव क्लास में। नॉर्मली लाइव क्लास में रिविजन कम ही होता है। अच्छा आगे देखो सर, अगर कोई चाहे तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर, सपोज आपने इन्फोसिस बाय किया 9:15 पे, एग्जांपल है बट ऐसा ही मार्केट में देखने को मिलता है। 9:15 को सुबह मार्केट ओपन हुआ, आपने 1951 में परचेस कर लिया, फिर 9:17 में इन्फोसिस 1953 हो गया। फ्यूचर, हाँ स्पॉट नहीं सब फ्यूचर है, आपने सेल कर दिया। सिंस इन्फोसिस लॉट साइज कम से कम 250 यहाँ पर लेना पड़ता है, आपको मैंने दिखाया ना कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज वाला होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं देना है, मार्जिन में खेला है। एंड वन यू स्टैंड टू मेक 500, तो कितना पैसा आपने कमाया। अगर 250 स्टॉक आपके क्वांटिटी मतलब पोर्टफोलियो है, आपके झोली में कितना है, आपके झोली में 250 स्टॉक है, जो एक लॉट का साइज है। फ्यूचर बड़ा पैसा कमा के देता है सर, अगर आपका कन्विक्शन राइट हो तो। जिस कन्विक्शन में आप स्पॉट मार्केट में खेलते हो ना, वही कन्विक्शन में अगर आप फ्यूचर मार्केट में खेल सकते हो, आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। सर अब हम लोगों को लोभ दिखा रहे हो, नहीं सर लोभ नहीं दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक कर पाए ना, और जिस तरह से आप डिटेल्स में पढ़ाई करते हो, अगर उसको धीरे धीरे अप्लाई कर पाओ ना, आप मुझे बाद में खुद बोलोगे कि हाँ सर आपने बोला। जल्दबाजी मत करना सर, हड़बड़ करके कुछ नहीं होता, हड़बड़ करके कुछ नहीं होता, पेशेंसफुली काम लो। पेशेंसफुली का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कछुआ चाल चालो, बट जरूरत पड़े तो कछुआ चाल भी चालो, क्योंकि अगर कछुआ चाल में अगर आपको जीत मिलता है तो मैं तो बोलूंगा कि कछुआ चाल भी ठीक है, ज्यादा रैबिट या खरगोश बनने का जरूरत नहीं है। मैंने इधर उधर होते होते आप कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा ना करें सर। नॉर्मली सर इंसान का एक हैबिट होते हैं, वो कछुआ नहीं बन पाता है, वो खरगोश ही ज्यादा बन जाते हैं। मैंने वो कहानी पता है ना आप लोगों को। हाँ सर, खरगोश और कच्छप का जो कहानी है, पता है कि नहीं पता। है दादा। ये हैबिट इंसान पे है सर, तभी हम लोगों को मोरल स्टोरी में पढ़ाया जाता है कि अल्टीमेटली जो कछुआ होते हैं ना, उसका माइंड स्टेबल, सॉरी कछुआ नहीं, खरगोश, ठीक है रैबिट, उसका माइंड स्टेबल नहीं होता है इंसान की तरह। ज्यादातर ह्यूमन बीइंग ऐसे ही है, जो एवरेज ट्रेडर होते हैं ना, एवरेज ट्रेडर, इसका संख्या ज्यादा है। आप लोग देख रहे हो कुछ दिनों से नोटिफिकेशन दे रहा है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कि 10 में से 9 ट्रेडर फेलियर होते हैं। भले ही आपके सामने छाती फुला के बात करे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बट उसको पता है उसने क्या किया। पूरा स्टॉक मार्केट वर्ल्ड बता रहे हैं इंडियन मार्केट में कि 10 में से 9 ट्रेडर फेलियर हो जाते। क्यों? क्योंकि खरगोश वाला दिमाग लगाते हैं, स्टेबल नहीं है। तो सर वो एक जो सक्सेस होता है, माने 10% सक्सेस रेट जो सक्सेस होता है, वो क्यों सक्सेस हो रहा है? क्योंकि वो शायद कछुआ चाल चालता है, शायद नहीं कछुआ चाल ही चालता होगा, बट दिमाग लगा के सोच के स्ट्रेटेजी बना के खेलता है। तो मार्केट है सर, इसको ना ग्रीडीनेस की तरह नहीं, इसको स्ट्रेटेजी के लिए देखना चाहिए। आगे देखो सर, इन्फोसिस का लॉट साइज 250 था, आपने 2 मिनट में 500 टका कमाया एज पर द एग्जांपल विद इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। यू कैन इवन चूज टू होल्ड इट ओवरनाइट फॉर a few days और होल्ड ऑन टू इट टिल एक्सपायरी। आप चाहो तो मिनट में बेच दो, आप चाहो तो ओवरनाइट रखो फिर बेचो, अगर एक्सपायरी के अंदर है तो। इसलिए बोला टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी पीरियड भी आपको मिल जाएगा, एनआईसी के साइड में जाओगे तो वहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ये देखो, ये सब बात मैं पहले भी बोला। यहाँ पर कौन है, निफ्टी है, मुझे चाहिए डेरिवेटिव, ठीक है निफ्टी है, चलो निफ्टी में ही बोल देता, सिंबल ले लेते हो। अच्छा सिंबल तो तब चाहिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक चूज करना है तो सिंबल लेना। अच्छा मैं निफ्टी में अगर करूं, ऑप्शंस के जगह अगर मैं फ्यूचर चूज करूं, तो यहाँ पर फ्यूचर का कोई ऑप्शन दिख रहा है सर?
निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन चेन ओपन है, सॉरी एक सेकंड रुको, डेरिवेटिव में जाना है और यहाँ पर जाके ये देखो फ्यूचर भी है, नीचे ऑप्शंस भी हैं। तो मैं निफ्टी 50 फ्यूचर ले लिया, उसके बाद में यहाँ पर 3 एक्सपायरी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। सबसे पहले वाले को बोलते हैं नियर मंथ, बीच वाले को बोलते हैं मिड मंथ, तीसरे वाले को बोलते हैं फार मंथ, ठीक है। तो नियर मंथ जो अभी खत्म कुछ दिन पहले ही आगे ही आएगा एक्सपायर, फिर मिड मंथ में अगस्त का 31 अगस्त, और फिर फार मंथ भी है 28 सितंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका अंडरलाइंग वैल्यू भी अलग अलग दिख रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, अंडरलाइंग सेम है लेकिन फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस अलग अलग दिखेगा आपको। माने इंडेक्स फ्यूचर में जो नियर जुलाई का है वो 19797 है, 31 अगस्त का 19913 है, और 28 सितंबर का 20026 है। माने कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट फ्यूचर में बुलिशनेस दिख रहा है, ठीक है, अभी तक का जो मार्केट का सोच है, ठीक है। अब बाकी आप स्ट्राइक चेंज कर, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से इसको चेंज भी होता है समय के साथ साथ, देखना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंड किधर जा रहा है, ठीक है सर। ये सब आप लोगों को बाद में फिर पता चल जाएगा। अच्छा, इक्विटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कैश सेटल, इक्विटी फ्यूचर कैश सेटल होगा। मैं बताता हूं कैश सेटल क्या है। अंडर लेवरेज अ स्मॉल चेंज इन अंडरलाइंग रिजल्ट इन अ मैसिव इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। The profit made by the buyer is equivalent to the loss made by the seller and vice versa. The profit made by buyer is equivalent to the loss made by the seller. जो उसको बोला ना आपको करोड़ पौष मास करोड़ सर्वनाश माने अभी लॉस है, पौष मास माने प्रॉफिट है। Future instrument allows one to transfer money from one pocket to another. Hence it is called a zero sum game. Zero sum game माने क्यों? माने मार्केट के एंगल से देखो तो एक का जाएगा दूसरे का आएगा, मार्केट को क्या मिला? जीरो। तो किसी का आएगा किसी का जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जीरो सम गेम, ठीक है। अगर मिस्टर ए के पॉकेट से 500 टका निकल जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो मिस्टर बी के पॉकेट में 500 टका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 500 प्लस 500 माइनस, तो हुआ ना जीरो। समझे कि नहीं समझे सर? ओवरऑल बात समझो आप, माने ओवरऑल माने मार्केट के लिए ये पूरा खेल जो है जीरो सम गेम, एक को मिलेगा दूसरे का जाएगा। मार्केट के केस में देखो तो ओवरऑल ये कुछ नहीं है, जीरो है। ऐसे बोलते हैं ना अंत में सबको शून्य में मिलना है, ठीक है। तो शिव जी का जो लोग भक्त होते हैं ना, ठीक है, जो शिव उपासक होते हैं, साइबिज्म फॉलो करते हैं, उनको पता है कि अंत में शून्य में कैसे मिला जाता है। शिव का मतलब शून्य होता है। चलो छोड़ो, मैं अभी शिव का ज्ञान नहीं दूंगा। द हायर द लेवरेज द हायर द रिस्क, रिस्क जितना लेवरेज जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना ज्यादा होगा। माने बेसिकली वही लेवरेज का मतलब वही है कि स्टॉक का जो अंदर का रिस्क है, द हायर द लेवरेज हायर इज द रिस्क। द पे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन में होता है। फ्यूचर मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, थैंक्स टू द वॉचफुल आई ऑफ सेबी दीज आर बीन नो इंसिडेंस ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इन फ्यूचर मार्केट। माने सेबी इतना वॉचफुल हो गया आजकल कि कोई डिफॉल्ट नहीं कर पाता है, माने आप भाग के नहीं निकल सकते। कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते। Future market is regulated. If you can clearly understand the points mentioned above, then I would assume you are on the right track so far. And if you have any questions, चलो क्वेश्चन तो ठीक है, आपको अभी जरूरत नहीं है। आगे देखो कि मार्जिन चार्ज के बारे में क्या कहता है, ठीक है। Why are margin charged? सबसे बड़ा सवाल है ना, जो हमेशा मन में चलता है कि मार्जिन क्यों चार्ज करते हैं। मैं अभी आपके साथ यही बात कर रहा था। जैसे अभी तौथा ने मेरे को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके दिया कि सर मार्जिन जो है, मैंने बोल दिया कि मैंने क्या बोला था, स्पैन प्लस एक्सपोजर इक्वल्स टू इनिशियल। तो था कौन सही निकला रे? मैं सही था? আমি কি ভুল বলেছিলাম? আমি মনে হয় ইনিশিয়াল মার্জিন প্লাস এক্সপোজার মার্জিন বলেছিলাম মনে হয়, এই কথা মনে হয় বলে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে আমি ইনিশিয়াল প্লাস এক্সপোজার বলেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। तो बेसिकली फॉर्मूला ऐसा है सर कि एक होता है इनिशियल मार्जिन, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन, ठीक है। स्पैन प्लस एक्सपोजर। अब ये जो पैसा मार्जिन के अंदर छुपा रहता है, ये क्या है और क्यों है? चलो एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं।
लेट अस नाउ रिवाइंड द एग्जांपल्स। ये एग्जांपल ना फ्यूचर मार्केट के स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया है या फिर पढ़ाया जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक। तो फ्यूचर के स्टार्टिंग में ये बात समझा जाता है कि सपोज अभी से 3 महीने बाद, 3 months फ्रॉम नाउ, ABC Jewelers agrees to buy 15 kgs of gold at 2450 per gram from XYZ gold layer। ठीक है, अभी से 3 महीने बाद ABC Jewelers 15 kg गोल्ड लेने वाला है XYZ गोल्ड डीलर से। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा, लेकिन अभी गोल्ड के एंगल से बताया जा रहा है। सेटलमेंट प्रोसेस कितना इजीली समझाया गया है, देखो। वी कैन नाउ क्लियरली अप्रिशिएट दैट एनी गोल्ड प्राइस variations will either affect ABC or XYZ। मैंने गोल्ड प्राइस का दाम कितना चल रहा था, इसको शेयर का दाम सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2450 टका पर ग्राम सोना का दाम बता रहे हैं, आप इसको शेयर का दाम भी सोच सकते हो। तो we can now clearly appreciate that any gold price variations will either affect ABC or XYZ negatively। if the price of gold increases then XYZ suffers a loss। 2450 से अगर दाम बढ़ जाएगा तो XYZ डीलर को लॉस हो जाएगा एंड ABC को प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे सर? दाम डिसाइड हुआ है, ये स्ट्राइक है, डिसाइड हुआ है 2450 में ही डील करेंगे 3 महीने बाद। तो अगर 2450 का गोल्ड का दाम बढ़ के 2500 2600 हो जाए, ध्यान से समझना, तो जो डीलर है, डीलर का लॉस है कि नहीं है? क्योंकि ओपन मार्केट में वो प्रोडक्ट अभी और 2450 में अवेलेबल नहीं है, वो 2660 में है। नॉर्मली डीलर क्या करता है? ज्वेलर को बेचता है। हेलो, डीलर क्या करता है? डीलर माने यहाँ पर कौन है? शेयर के एंगल से सेलर, और ज्वेलर, वेरी गुड सर, और XYZ माने सेलर और ज्वेलर माने बायर, है ना सर? तो जब सेलर 3 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, 3 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था कि भाई 2450 में मैं तुमको 3 महीने बाद दे दूंगा। अगर दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाता है तो सेलर का तो गया भाई, सेलर का लॉस हो जाएगा। पर ग्राम में 150 टका करके इंटू 15 kg लॉट साइज है आपका, ये सेलर के पॉकेट से निकल जाएगा। बायर को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बायर को एक फायदा हो गया सर, क्योंकि मार्केट में भी दाम ज्यादा है तो उसके पास सस्ता वाला मिल गया। ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर मार्केट में दाम गिर गया 2450 से, अगर दाम 2300 में चला गया, तब डीलर को फायदा, सेलर को फायदा, क्योंकि अब सस्ता रेट में खरीदेगा। बायर को तो पहले से ही फिक्स करके रखा था, बायर अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकता है, प्री फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है सर। डीलर को 2300 में मिलेगा, तो जब एक्सपायरी कर रहा है वो 2450 में बेचेगा। सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। जो लोग गोल्ड का बिजनेस करते हैं, अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई गोल्ड वाला है ना, सोना वाला, उनसे पूछना, वो कई बार तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग करता रहता है सर, फिजिकल सेटलमेंट नहीं करता है, डीलर के साथ इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेते हैं। हाँ सर, करता है, फिजिकल भी कर सकते हो आप। इसका तो गोल्ड का भी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी मार्केट में, अलग मार्केट, बट कॉन्सेप्ट सेम, एक ही डेरिवेटिव का। एक पढ़ाई आप लोगों को करना चाहिए आगे आगे। अभी आप लोग इक्विटी पढ़ रहे हो, आगे जाके कमोडिटी भी पढ़ लेना, करेंसी भी पढ़ लेना। जो लोग मार्केट में जा रहे हो ना आगे आगे, उनको बड़ा हेल्प होगा सर। 4-5 चीजें मार्केट में बड़ा। बोलो सर। বেসিক্যালি এই যে এগ্রিমেন্ট গুলো করা, এগুলো কি রিস্ককে হেজ করার জন্য, তাই তো? एग्रीमेंट ज्यादा बोलो, हाँ हाँ एग्जैक्टली, रिस्क को हेज करने के लिए। वेरी गुड वर्ड सर, रिस्क को हेज करने के लिए। मैंने फ्यूचर में आपको लगता है, देखो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। एक बायर और सेलर ऑब्वियसली दो डिफरेंट माइंड सेटअप के बंदे होते हैं। तो किसी को लगता है बढ़ेगा, किसी को लगता है गिरेगा। अब जिसका सेंस जितना अच्छा होगा वो जीतेगा। रिस्क को हेज करो, वेरी गुड वर्ड्स।
So अब आगे देखो सर, we can now clearly appreciate that any gold price variation will either affect ABC or XYZ negatively. If the price of gold increases, XYZ suffers a loss and ABC makes a profit. If the price of gold decreases, ABC suffers a loss and XYZ makes a profit. Also we know that forward agreement, forward माने actually फ्यूचर मार्केट से पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हुआ करता था, ठीक है, उसे फॉरवर्ड बोलते हैं. फॉरवर्ड एग्रीमेंट वर्क्स ऑन ए जेंटलमैन्स वर्ड, ठीक है. Consider a situations where gold price has drastically increased, placing XYZ gold in a difficult spot, है ना. Clearly XYZ can say that they cannot make the necessary payment and thereby default. क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट माने जिसमें कोई लीगल अप्रोच नहीं है. आजकल से भी आ गया है, तभी तो आपको लीगल पढ़ना पड़ेगा ना. अभी मैं इस चैप्टर के बाद और एक चैप्टर आता है सर, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें आपको ये पढ़ा जाएगा सर, ये कि किस तरह से पूरा मार्केट का लीगल मैटर चलता है. 1956 से एक्ट बना हुआ है सर इंडिया में, सिक्योरिटी लॉ एंड आज के डेट में सेबी लॉ. जो लोग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है उनको पहले से ये लॉ पता है और ज्यादा पता है. यहाँ पर हम लोग ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है मार्केट डीलर के लिए उतना पड़ेगा. तो लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स जोर का है इस मार्केट में. तो ये वाला मार्केट काफी माने फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट काफी क्या हो गया सर, सिक्योर हो गया है. डर नहीं लगता अभी लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कोई डिफॉल्ट नहीं करने वाला है. अगर मेरा लॉस हो जाए तो मुझे देना पड़ेगा, दूसरे का लॉस हो जाए तो मुझे मिलेगा, ये सिक्योरिटी होना चाहिए. लेकिन पहले जो फॉरवर्ड मार्केट होता था ना, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता था, उसमें सेटलमेंट प्रोसेस को करने वाला कोई नहीं होता था. माने होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है. इसलिए पुराने जमाने में স্যার এখনো তো আছে ওটিসি যেগুলো হয় ओवर द काउंटर, एग्जैक्टली, आज भी होता है. ओवर द काउंटर जो होता है आज भी अनऑर्गेनाइज सिस्टम पे चलता है, बट पहले से काफी कम हो गया है, ठीक है. ग्रे मार्केट में चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट वही पॉइंट है सर कि उसमें आप लीगल इफेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कोई देखभाल नहीं करेगा. ठीक, जैसे सिंपल बात है, ये जो शारदा रोज वैली जैसे चिट फंड एग्रीमेंट हुआ करता था. चिट फंड माने चीटिंग बाज का फंड नहीं, ये भी एक लीगल फाइनेंशियल प्रोडक्ट हुआ करता था. वेस्ट बंगाल में जो बड़ा स्कैम बना है सर, फाइनेंशियल स्कैम्स विथ वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन एज वेल एज आसाम, सम पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा. वो जो कंपनीज है ना, बोला था कि इतना दे दो, डबल करके दे देंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. फिर बाद में सब होटल वगैरह बना के खर्चा कर दिया और पैसा दिया ही नहीं सर. सो मैं कहना ये नहीं चाहता हूँ कि क्या हुआ है, आप लोगों को भी पता है. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो सब सेबी रजिस्टर्ड नहीं था. सेबी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बार बार नोटिस भी दिया था कि इस तरह का कंपनी को आप संभालो. इवन आरबीआई ने भी बताया था, बिकॉज ना तो ये एनबीएफसी बन के काम कर रहा है, ना तो ये सेबी का परमिशन लेके काम कर रहा है. और लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग तो सिर्फ ग्रिडी लालची होते हैं ना, पैसा ज्यादा मिलेगा भागो उसके पीछे. अरे भाई कौन है क्या है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर लोग दिख रहा है. अरे मिनिस्टर लोग तो अभी श्रीघर में भी दिख रहा है, श्रीघर माने जेल, लेकिन फिर भी बंगाल फिर भी लोगों का माइंडसेट अब सर वही है, वही जहां का था वही है. चलो मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि लोग समझते नहीं. तो जो भी हो, जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं मार्केट, उसमें क्या है, डिफॉल्ट का चांसेस बढ़ जाता है या रिस्क कंट्रोल करने वाला कोई नहीं. जिसके लिए जो 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, वो चीज आपको वही आपको सिखाने वाला चैप्टर है कि इसमें पूरा आपको सिक्योरिटी मिलेगा. इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप कर रहा हूँ. तो व्हाट फॉलोज विल बी लॉन्ग एंड ग्रोइंग लीगल चेज. ठीक है, आप लीगल चेज के पीछे भागोगे कि भाई मेरा पैसा नहीं मिला. But outside your focus area, the point to be noted here is that the forward agreement, the scope and the incentives of default is very high. माने जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसको फॉरवर्ड मार्केट कहा जाता था. लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाले हैं. Since the future market is then improvisations of the forward market, the default angle is carefully handled, intelligently dealt with. जिसके लिए इतना सारा पॉइंट आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर. आपको भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको भी पढ़ना है. ठीक है, ये कौन है ये लोग, ठीक है, इनके बारे में जानना है. तभी आपका ये सब पूरा सेटलमेंट प्रोसेस को देखभाल किया जाता है. सर आपने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं. सर मैं बताया ना कि आपको 2 एंगल जानना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि इनके पीछे कौन होते हैं. और ये मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ.
तभी आपको पता लगेगा कि भाई उल्टा साइड में कौन है। So how does the exchange make sure the work seamlessly? अब ये देखो ना, मैं क्यों बोला, क्योंकि बैकग्राउंड में कौन है, एक्सचेंज या एक्सचेंज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्टिंग द मार्जिन्स, मार्किंग द डेली प्रॉफिट लॉस टू मार्केट, जिसको M2M बोलते हैं, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट माने क्या? हर ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस को डेली के बेसिस में मेंटेन करना। दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पर आपको एक मार्क टू मार्केट का टेबल में मिलेगा, मैंने डेली पीएल कैलकुलेशंस। हाँ बोलो सर, बोलो। দাদা এই যে প্রিমিয়াম যে প্রতিদিন বাড়ছে কমছে, ওটা মানে প্রফিট লস যা হচ্ছে সেটা হলে ডেইলি বেসিসে মানে ইয়ে হয়ে যায়, অ্যাকাউন্টের সঙ্গে কারেকশন হয়ে যায়। কারেকশনস হতে এক্স্যাক্টলি। আমি প্রিমিয়াম বালাও বলবো, ঠিক আছে? আমি কালকে না, সোমবার কি মঙ্গলবার ক্লাস রাখবো, আমি প্রিমিয়ামের কনসেপ্টটা বলবো। আজকে আমি ফিউচারটা বোঝাচ্ছি, নেক্সট দিন আমি অপশনসটা যখন বোঝাবো তখন প্রিমিয়ামটা বোঝাবো, ঠিক আছে? আমি এখন মানে ডেইলি অপশনসটা, বেসিসে আর কি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, এটা হচ্ছে ব্যাপার। हाँ डेली बेसिस से एडजस्ट हो गए। से फॉर एग्जांपल तुमने 1 दिसंबर को मानो 165 रुपीज में कोई पर्टिकुलर शेयर लिया था, वही शेयर क्लोज हुआ 168.3 में। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हारा लॉट साइज क्या है, एक सेकेंड, लॉट साइज क्या है, लॉट साइज कुछ दिया है, लॉट साइज किसी को देखने को मिला? 2000 মনে হচ্ছে স্যার। 2000 ওই তো দেখুন না। हाँ 2000 हाँ 2000 सर, यस 2000, ठीक है। तो तुमने 2000 शेयर लिया, पर शेयर में तुमने जब परचेस किया था तो बेसिकली देखो इसमें तुमको पूरा नहीं देना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है, बट आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा सर, आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा। तो 165 में मानो तुमने परचेस किया, ठीक है, और वो क्लोज हुआ सेम डे पे 168.3 पे, तो प्रॉफिट फॉर द डे हो जाएगा 168.3 माइनस 165, तो 3 का 3 पैसा पर शेयर पे। तो तुम्हारा लॉट साइज है अगर 2000, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2000 इंटू 3.3, दैट मीन 6600। तो हिंस द एक्सचेंज इंश्योर्स भाया ब्रोकर, ठीक है, ये लोग नॉर्मली ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, ठीक है, जो आगे आपको मेंबर के हिसाब से पढ़ना है, इज क्रेडिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत पे वो आपके अकाउंट में इसको क्रेडिट दिखाएगा, ठीक है। बट वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम, ये 6600 जो आपको दिखाया जाएगा ये कहाँ से आएगा? ऑब्वियस बात है कि সেলারের अगर, থেকে পায়। हाँ वेरी गुड सर, ये सेलर से ही एडजस्ट करेगा, ये सेलर का पैसा आपके अकाउंट में दिखेगा, आपने जो मार्जिन दिया वो कंपनी सिक्योरिटी मनी की तरह रखेगा, उसको बाद में यूज करेगा सेटलमेंट प्रोसेस के कारण। बट बेसिकली ये बायर सेलर का जो कॉन्सेप्ट है, आप बायर हो तो सेलर ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आया ना, जब 165 का शेयर आपने लिया पर शेयर, तो कोई 2000 शेयर आपने लिया, तो ऑब्वियसली उल्टा साइड में सेलर था जो आपको दिया है, वो आपको नहीं देखना है कि कौन आपका सेलर है, राम है कि श्याम है कि जदू है कि रहीम है कि डिसूजा है, दैट इज नॉट योर कंसर्न। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, मार्केट आपको मिलाएगा। इट्स लाइक अ ब्रोकिंग, जैसे शादी का ब्रोकिंग फर्म नहीं होता है शादी.com, ठीक है, आजकल तो कम्युनिटी वाइज भी होता है, बंगाली मैट्रिमोनी मारवाड़ी मैट्रिमोनी, हाँ, तो वो मार्केट का काम है, वो मैट्रिमोनियल ब्रोकिंग फर्म होते हैं सर। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों को मिलाते हैं, और दोनों को बेसिकली मिलाने का पोर्टफोलियो होते हैं उनके पास, लड़का का पोर्टफोलियो, लड़कियों का पोर्टफोलियो, माने जिनका शादी का एज हो गया, जिन्होंने वहां पर अप्लाई किया है, सेम काइंड ऑफ काम करते हैं। इसका एक ओनर है, बड़ा फेमस है, कौन है, और इसका भी एक शेयर है कंपनी में, बड़ा फेमस चला है, क्या नाम है? अनुपम अनुपम ना अनुपम मित्तल। मित्तल। कौन सा कंपनी का है? शादी.com का ना, शादी.com हाँ है सर। है। देखा सर शेयर मार्केट का ही कॉन्सेप्ट में चलता है, बस वो शादी के लिए है। मैंने आप सोचो तो दुनिया बड़ा गजब है सर। तो जो भी हो, अब देखो मैं आपको मार्क टू मार्केट, इसी को मार्क टू मार्केट बोलते हैं सर। तो 165 168.3 पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो 6600 यहाँ पर आपका डेली मार्क टू मार्केट हो गया। 2 दिसंबर को वही 168.3 का शेयर 172.4 में चला गया, ठीक है, 8200 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन
3 दिसंबर को आपको बैम्बू दे दिया, 172.4 से 171.6 में चला गया। जैसे आज मार्केट गिरा है ना स्टार्टिंग में, तो काफी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ सर, गड़बड़ हुआ होगा, 1600 इधर लॉस है। 4 दिसंबर को देखो 171.6 एंड 171.1, ठीक है, मानो कि आपको मतलब इसमें से कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, तो 171.6 या फिर 170.1, यहाँ पर आपका क्लोजिंग हो रहा है 169.9, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3000 का लॉस है, आप हिसाब करके देख लो, ठीक है, 2000 करके आपका टोटल लॉट था और इसमें आपका ये, तो कुल मिला के 10,200 का प्रॉफिट रहा आपका, ठीक है, 10,200 का, कभी दो बार लॉस भी खाया, 2 बार प्रॉफिट भी खाया। अब ये जो 10,200 है, ये सेलर के अकाउंट से आपके अकाउंट में सेटल करेगा। अगर ये शेयर है, अगर ये यानी मतलब इंडेक्स है सर, ठीक है, तो कैश सेटलमेंट कर लेगा, माने जितना डिफरेंसेस हैं वो एडजस्ट कर लेगा। पड़ेगी अगर स्टॉक के केस में हो ना, अगर यही चीज स्टॉक के केस में हो, तो फिजिकल सेटलमेंट करना है, यानी जितना अमाउंट का शेयर या जितना वैल्यूएशन का शेयर जो जिनको बेसिकली फायदा हुआ है, उनको सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बायर को उतना वैल्यूएशन का अमाउंट सेलर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना लॉस प्रॉफिट होगा वो उसी हिसाब से हो जाएगा, उसको फिजिकल सेटलमेंट कहते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं इतना कहना चाहता था कि आपको मार्क टू मार्केट समझ में आया कि मार्केट किस तरह से डेली प्रॉफिट को काउंट करते हैं, डेली प्रॉफिट को कैसे काउंट करते हैं, यही चीज मैं आपको थोड़ा सा आज बताया। तो लेकिन अब ये पूरा खेल जो है ये बैकग्राउंड में एक्सचेंज करते हैं, क्लियरिंग वाले करते हैं, सेटलमेंट काम के लिए बना हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं। तो सर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ना और भी कुछ बातें रह गया जो मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो बाकी बातें भी कंप्लीट करवाऊंगा, जो मैं ट्यूसडे को रखूंगा क्लास। अगर सोमवार को कोई एक्स्ट्रा क्लास में रखता हूं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, ये पूरा सेटलमेंट प्रोसेस को थ्योरेटिकली जो एग्जाम जो लोग देगा उनको बहुत जरूरी है, आई नो दैट, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ सर, आप लोग घर पे ना ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, ये वाला नोट अगर आपके पास है तो आप वहां से ना इसको एक बार गो थ्रू करके रखो, ये फ्यूचर का है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ऑप्शन से रिलेटेड बात भी कर दूंगा, ठीक है, ऑप्शंस बायर एज वेल एज ऑप्शन सेलर के केस में क्या क्या होता है। उसके बाद आप ना धीरे धीरे सारा खेल, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑपोजिट साइड में आपको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलेगा। कोई बात नहीं सर, आज मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया आप लोगों को, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। দাদা ও অশোক লেল্যান্ডের দেখেছো কোয়ার্টারলি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে, 576 কোটি দেখলাম প্রফিট করেছে করোড়, 576 কোটি। 576 কোটি হ্যাঁ প্রফিট করেছে, হ্যাঁ আগের ভালো বার প্রফিট করেছে। আগের বারের থেকে বেড়েছে, হ্যাঁ আগে তো মনে হয় 200 কত কোটি ছিল। তাহলে তো ভালোই। ठीक है सर, आज इतना ही। अच्छा बहुत सारे लोगों का मैम के पास क्लास है, রাখছি স্যার। हाँ हाँ, जिन लोगों का क्लास है चले जाओ सर। ठीक है सर। স্যার हाँ বলছি, বল, আমার কাছে নোটস গুলো তো নেই, তো আপনি কি পাঠিয়ে দেবেন নোটস? আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি নোটস গুলো। নন্দন অরিতের কিছু খোঁজ, আচ্ছা বুঝতে পারলি, অরিত আর নন্দনকে জিজ্ঞেস করছি। অরিত বুঝতে পারলি একটু, মেবি কিছু কিছু টপিক মিডিল থেকে লাগতে পারে, বাট ডোন্ট ওয়ারি, আমি আবার বেসিক থেকে স্টার্ট করব, কিন্তু আমি যেহেতু লিগ্যাল স্ট্রাকচারটা পড়াবো বলে নিয়ে নিলাম, কারণ এটা এক্সামের প্রিপারেশনস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য এখান থেকে নিয়ে নিলাম, পরে আমি আবার বেসিক থেকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ পূর্বা বলো, পূর্বা কিছু বলছে। যে নোটস গুলো একটুখানি স্যার পাঠাবেন স্যার। হারিয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ না না হারিয়ে যায়নি, নোটস গুলো ছিল না তো ওটার মধ্যে, পিডিএফ টার মধ্যে। পিডিএফ এর মধ্যে ফিউচারের পিডিএফ এর মধ্যে পেয়ে যাবে এটা, যেটা আমি এখন পড়ালাম। নেই তুই যে লাস্টের দিকে এই নোটসটা নেই স্যার, ওই অপশনস এর লাস্টের দিকে নোটসটা নেই না? নোটসটা নেই, আর স্ট্র্যাটেজির আগের কিছু নোটস নেই। স্ট্র্যাটেজির আগের কিছু নোটস নেই, হ্যাঁ, আচ্ছা আমার মনে পড়ে গেছে, ঠিক আছে আমি ওগুলো পাঠিয়ে দেবো। ওই দাঁড়া একটু স্যার, আপনার ওই ইয়েটা বলার সাথে পড়লে না একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় স্যার, সুবিধা না না হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আসলে একটু বুঝতে পারছি না বলে একটু দেরি হচ্ছে, ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দেবো। একটু পাঠিয়ে দেবেন।
আর ঠিক স্যার আছে। আপনি আগের দিন যে এআইএসএম এর পরীক্ষার যে ইয়েগুলো পাঠিয়েছেন ইকুইটি ডেরিভেটিভস এর শর্ট কোশ্চেন গুলো তো আগে পাঠিয়েছেন নাকি ওগুলো নতুন? না, না এগুলো নতুন। এগুলোও আছে? আচ্ছা। আস্তে, আস্তে করো না, তো তাড়াহুড়ো করছে কেন? হ্যাঁ না সে ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি ওই টার্গেট রেখেছি ওই অক্টোবর মাস টাস নাগাদ এক্সাম দেবো। ঠিক আছে। আরামসে নিজের সময় মতো করো। হ্যাঁ। ঠিক আছে? যতটা দরকার আমি তো দেবই না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। নাহলে তো পারবে না। ঠিক আছে। হ্যাঁ। আর স্যার ওই অ্যাকাউন্টটা একটুখানি দেখবেন স্যার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটা। আরে আমি তো সেটাই চিন্তা করে আছি। আমি আরেকবার একটু তোমাকে লিঙ্কটা পাঠাবো। তুমি একবার সমস্ত নাম্বার গুলোকে ডিলিট করে দিয়ে মানে অ্যাপটাকে আনইনস্টল করে দিয়ে তোমাকে আমি ডিলিট করে একবার নতুন করে স্যার অন্য কোথাও খোলা যায় না জিরোদা হ্যাঁ, ফিরোদা? হ্যাঁ, হ্যাঁ খোলা যায়। কেন খোলা যায় না? অন্য কোথাও খুলেনি। আচ্ছা ঠিক আছে। আসলে আপস্টক্সটা আজকাল ভালো প্ল্যাটফর্ম করেছিল বলে আমি অনেককে রেকমেন্ড করছিলাম। ঠিক আছে? হ্যাঁ আমি ঠিক বলে আছে অন্য কোথাও খুলেনি। এরম তো নয় যে একটাই ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট করতে হবে এরম তো